जनरली मैं आप लोगों के साथ अगर डिस्कस करूँ, जब तक कि मेरे पास पिक्चर्स जो हैं वो डाउनलोड हो रही हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी, कल ये बता रही थी, जैसे अब यहाँ पे इस ऊपर वाली पिक्चर में भी आपने देख रहे हैं आप लोग कि हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा ना, तो आज मैं आप लोगों को एक्सटर्नल ईयर जो है उसकी डिजीजेस बता दूंगी। एक्सटर्नल ईयर में आपको पता है बेटे, आपके पास पिन्ना आ गया था एंड देन आपके पास ये एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल आ गई थी और ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन आ गई थी। तो कौन कौन सी डिजीज स्टेट को ये इन्वॉल्व कर सकती हैं तीनों पोर्शन, वो मैंने आपके साथ आज बेसिकली डिस्कस करने हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि जो आपके पास पिन्ना होता है ना, वो दो आर्चेस से बना हुआ था। किन आर्चेस से? फर्स्ट और फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड आर्च से फर्स्ट एंड बना हुआ था। सेकंड। ठीक है, उसके बाद बेटे आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ये एंड जब सेकंड। हमारे पास आर्चेस बनती हैं तो इनकी दोनों तरफ हम कहते हैं, एक तरफ पाउचेस होते हैं और एक तरफ क्लेफ्ट होती है। जो बेसिकली पाउचेस होते हैं ना, उनमें से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन जो क्लेफ्ट होती है, सिर्फ फर्स्ट क्लेफ्ट से आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल बनती है। बाकी सारी क्लेफ्ट्स क्या हो जाती हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, फर्स्ट क्लेफ्ट से आपने याद रखना एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल बनती है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि ये जो नीचे जाके बाकी सारी क्लेफ्ट ने खत्म होना है ना, वो खत्म नहीं होती। जब वो खत्म नहीं होती ना, तो उनके बीच में एक ओपनिंग डेवलप हो जाती है। अब ये ओपनिंग या तो सिर्फ एक्सटर्नल होगी, ठीक है, या फिर ये अंदर जाके किसी चीज में ओपन हो जाएगी। अगर तो ये ओपनिंग सिर्फ एक्सटर्नल है, मैं भी सारा डिटेल पढ़ाती हूँ, भी वैसे ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर ये ओपनिंग सिर्फ एक्सटर्नल है, बाहर से नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इस तरह की ओपनिंग है, ये देखो ये इस तरह की ओपनिंग है, तो हम लोग इसको साइनस कहते हैं। सिर्फ बाहर से ना सुराख सा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जाके अगर ये फेरिंग्स में या टॉन्सिल्स में ओपन हो जाती है, तो फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? फिस्ट्यूला कहते हैं। सो बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि ये ऊपर जाके अंदर किसी ना किसी फेरिंग्स में या टॉन्सिल्स में, मोस्ट कॉमनली पैराटाइन टॉन्सिल्स में ओपन होती है। जब ये अंदर जाके ओपन होती है, तो ये एक पूरी कैविटी बन गई ना, जिसकी दो ओपनिंग्स है। अगर एक ओपनिंग है तो वो साइनस है, अगर दो ओपनिंग्स हैं तो वो फिस्ट्यूला है। सो ये कंजेनिटल एनोमली है जो कि प्रेजेंट हो सकती है। क्यों प्रेजेंट है? क्लेफ्ट में मसला है, वो प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हुआ। और इसको डायग्नोज करने के लिए बेटे हम साइनोग्राम करते हैं। साइनोग्राम में यही होता है कि हम फिस्टूला के अंदर डाई डालते हैं, अगर वो अंदर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अंदर आपकी मुंह में या इसोफेगस में आ गया, इसका मतलब है ये बीच में से ओपनिंग खुली हुई थी, ये फिस्टूला था। खैर मैं पढ़ाती हूँ। इसी तरह ये आपके पास जो है वो प्री ऑरिक्यूलर साइनस है, ये आपको एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है, बल्कि मेरा भतीजा है उसको भी है, ठीक है। तो ये साइनसेस जो हैं ये बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकती हैं। ये कंजेनिटल एनोमलीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। हमने कहा या तो ये प्री ऑरिक्यूलर हो सकती है या कॉल ओरल हो सकती है, यानी कॉलर और जो आपका अरियोला इनके दरमियान में हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी, बड़ी कॉमन कंजेनिटल एनोमली है, ये आपने देखी होगी, इसको हम कहते हैं बैट ईयर। यानी इन लोगों का जो कान होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है। कान इसलिए बड़ा होता है बेटे कि यहाँ पे जो एंटी हेलिक्स है ना, वो होता ही नहीं है और वो इसको अपोज नहीं करता, तो ये लिटरली जरा ज्यादा एक्सटेंड होता है। तो मैंने आपको साइनसेस पढ़ाने हैं, फेस्ट्यूलास पढ़ाने हैं, बैट ईयर पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात बेटे हम ये देखेंगे कि कुछ लोगों के अंदर ना देखो पिन्ना बनता ही नहीं है। जब पिन्ना बनता ही नहीं है तो हम इसको कहते हैं इनोशिया, ठीक है। और हो सकता है कि पिन्ना बना हुआ हो लेकिन वो बहुत छोटा हो और वो धीरेन सा हो, सो इसको हम कहते हैं माइक्रोशिया। ये भी कंजेनिटल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटे ये देखो, यहाँ पे पिन्ना तो बना हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल एट्रीजिया। अब इन दोनों की जो सर्जिकल अप्रोच है ना, ये एक फ्लैप का जो स्टेशन होती है, क्लिनिकल स्टेशन, उसके ऊपर बड़ी मेजरली उन्होंने पूछी भी है। मेरे कुछ ने मुझे बताया कि इतनी आसान सी चीज है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में भी ना इनोशिया और माइक्रोशिया सिर्फ टर्म्स को एक्सप्लेन किया उनने कि इनोशिया का मतलब है कि आपका पिना है ही नहीं, माइक्रोशिया का मतलब है छोटा है, और उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल का मतलब है कि ये एब्सेंट है। इसकी स्टेप वाइज क्लिनिकल अप्रोच किस तरह से है, ये फ्लैप का एक स्टेशन था कि आप इस पेशेंट को, इस बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे, 1 साल में कैसे करेंगे, 3 साल तक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, 5 साल तक क्या करेंगे, एंड देन 7 साल तक क्या करेंगे। मेरा ख्याल है आपकी बुक में ये नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। बेटे सबको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नजर आ रही है? यस मैम। नजर आ रही है ना हो रही कि है। नहीं आ रही? यस मैम। आ रही है मुझे। ठीक है, तो ठीक है बेटे, तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया कि मैं आप लोगों को साइनसेस पढ़ाऊंगी, फिस्टूलास पढ़ाऊंगी, हम बैट ईयर के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? ऑडिटरी किनाल और एट्रीजिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन, ये इसका सारी सर्जिकल मैनेजमेंट है, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ जरा। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज मैंने आपको ये सारी इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बॉक्सर ईयर, या इसको कॉलीफ्लोर ईयर भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको हीमाटोमा भी कहते हैं। पिन्ना के अंदर बेसिकली ना हीमाटोमा हुआ है। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपसे पूछा जाता है बेटे इसमें होता ये है कि आपका जो पिन्ना का काट
कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम है ना, इनके दरमियान ना मुक्का लगने से या ट्रोमा की वजह से ब्लड जमा हो जाता है। जब ब्लड जमा हो जाता है तो ये इस तरह का आता है आपके पास, ठीक है, कॉलीफ्लावर टाइप, बॉक्सर ईयर भी इसको कहते हैं, यानी मुक्का लगने से जो है वो इस तरह का ये ईयर बन जाता है। तो हम देखेंगे कि पेशेंट जो है वो इस सूजन के साथ आ रहा है, इसको पेन हो रहा होगा, वो हाथ भी नहीं लगाने देगा, हम निडल एस्पिरेशन कर लेंगे और साथ में उसको एनाल्जेसिक या एनसेड्स दे देंगे। आपको बेसिकली स्टेप्स मैनेजमेंट के आने चाहिए ईएनटी में कि आपने इस पेशेंट को मैनेज कैसे करना है। अब ये है कि उसने बॉक्सर ईयर को ट्रीट नहीं किया तो ये उसकी कॉम्प्लिकेशन है कि उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे पेरिकॉन्ड्राइटिस हीमाटोमा ऑफ पिना, ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि अब मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ ना, पहले कंजेनिटल हो गई, फिर पिना का ट्रोमा हो गया, अब पिना से अंदर जाए तो वेक्स होती है। सम टाइम वेक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो जाती है, यानी वो ब्लॉक करिए, सिरुमन ज्यादा हो गया, वेक्स ज्यादा हो गई, तो फिर इसको किस तरह से देखेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। देन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपके पास इन्फेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल का इन्फेक्शन, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल, जैसे भी आप लोगों ने मुझे बताया, दो पोर्शन है ना, कार्टिलेजिनियस भी है, बोनी पोर्शन भी है। अगर सिर्फ कार्टिलेजिनियस पोर्शन का इन्फेक्शन है बेटे तो वो फ्रंक्यूलोसिस या लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना कहलाता है। क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस, क्या डिफरेंशिएशन है बताती हूँ। पूरी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी तो वो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगा। और इसका जो सिनेरियो होता है, मेरे पेपर में आया था, वो ये इस तरह से आता है सिनेरियो कि उसको इतना शदीद पेन है कि वो पूरी रात सो नहीं सकी, और वो आपके पास आई है और उसने हिस्ट्री दी है कि वो बहुत ज्यादा ना कॉटन बर्ड्स यूज करती है, ठीक है। अब कॉटन बर्ड्स की वजह से बेटे ये होता है कि वहां पे ना एब्रीजन हो जाती हैं, ठीक है। उन एब्रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है बड़ा जल्दी, स्टेप ओरियस होता है इसके केस में और सूडोमोनाज होता है इसके केस में। तो ये सिनेरियो आपने कैसे देखना है या कैसे पकड़ना है कि वो कहेगी रात से एक दिन से एक्यूट पेन की हिस्ट्री, इतना शदीद पेन कि उससे सोया नहीं जा रहा, और वो बहुत ज्यादा यूज करती है किसको, ये कॉटन बर्ड्स को, ठीक है। फ्रंक्यूलोसिस या बॉयल्स कान के अंदर पड़े होते हैं, कॉटन हुआ धागे या रेशे रेशे से पड़े होते हैं। सो ये चीज पढ़नी है, हम बेटे पढ़ेंगे वायरल फंगल इन्फेक्शन ऑटोमाइकोसिस, ये भी बड़ा कॉमन है। हाँ बेटे माइक म्यूट कर दें ताकि आपको समझ आए। अच्छा आप लोग ना कंफ्यूज नहीं होना, मैं वैसे ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊँ। ऑटोमाइकोसिस भी आपकी जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल है, इसका इन्फेक्शन है, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है। और ये फंगस आगे से तीन तरह की हो सकती है, या तो ये आप लोगों को बहुत ब्लैकिश नजर आ रही होती है, ये ग्रीन नजर आ रही होती है, बिल्कुल व्हाइट नजर आती है। सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन है वो ये ब्लैकिश है, जो कि एस्परगिलस की वजह से होता है, एस्परजिलस की वजह से। उसके बाद फाइनल चीज हम बेटे ये पढ़ाऊंगी मैं आपको, ये ऐसे होता है, ये एक बिनाइन कंडीशन है। वो लोग जो बहुत ज्यादा ना ठंडे पानी में रहते हैं, स्विमिंग करते हैं, या नेवी वाले या इस तरह के लोग, अब उनका जो ये पिना है ना, ये पिना बेसिकली अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं कंपनसेट करूं। कंपनसेशन की वजह से ये जो बोन होती है ना, ये ऐसे तंग होती 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 काफी बड़ी हो जाती है। इसका कोई मसला नहीं, ये बिनाइन है, अनलेस और अनटिल ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल को ब्लॉक कर रही है, आपको सुनने में मसला हो रहा है, वेक्स ब्लॉक हो रही है, तो हम सर्जिकली इसको ट्रीट करते हैं, वरना एक्सोस्टोसिस या सरफर ईयर हम इसको कहते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद ये होता है कि अब हमने देखो पिना के डिजीज पढ़ने, एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल के पढ़ने, तो फिर टेम्पनिक मेम्ब्रेन भी तो है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि हम देखते हैं कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन के ऊपर ना बुल्लास या वेजिकल्स होते हैं। अगर बुल्लास होंगे तो इसको हम हेमरेजिका मेरेंजाइटिस बुलोजा या बुलस मेरेंजाइटिस भी कहते हैं। अगर वेजिकल्स आ जाएंगे तो वो हमारे पास ज्यादा हर्पिस की वजह से होता है। सो वो बात भी हमने डिस्कस करनी है। फाइनल चीज है बेटे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, लेकिन इसका मेलिग्नेंसी का मतलब कैंसर नहीं है। मेलिग्नेंसी का मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत रैपिडली फैल रहा है। ये बहुत ज्यादा आपके पेपर में आता है। इसकी निशानी पता है क्या होती है? इसकी निशानी ये होती है कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, और दूसरी बात वो कहेंगे पेशेंट को डायबिटीज है। और हमने देखा कि पेशेंट के कान के अंदर इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वो इन्फेक्शन इतना स्प्रेड कर रहा है कि उसने बोन्स को इन्वॉल्व कर लिया, और हमें जो है वो बोन्स की इन्वॉल्वमेंट और ग्रेनुलेशन और डिस्चार्ज मिल रहा है। जहां पे भी आप लोग देखोगे ग्रेनुलेशन, बोन्स की इन्वॉल्वमेंट, रैपिडली प्रोग्रेसिंग डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ये सारी निशानियां मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की। पूछा जाता है ये किसकी वजह से होता है? सूडोमोनास की वजह से। क्यों? इम्यूनिटी कम है। फैलता कैसे है? फोरामेन्स होती हैं एक्स्ट्रा टेम्पनिक मेम्ब्रेन के अंदर, मैं भी आपको बताती हूँ। फोरामेन लुश्का होती है एक, मेरा ख्याल है, और एक सरटोनी, ठीक है, सरटोनी के थ्रू ये फैलता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। डायग्नोसिस आपने इसकी किसकी बेस के ऊपर करनी है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड डायबिटीज, और ट्रीटमेंट भी यही है कि उसको डायबिटीज पहले कंट्रोल कराएं। तो बेटे बस ये वाली चीजें हैं जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ानी है। सो हमने मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना पढ़ना है, हमने ये बुलोजा हेमरेजिका पढ़ना जिसमें बुलाज पढ़ने में होते हैं,
हमने एक्सोस्टोसिस सर्फर ईयर पढ़ना कि वो कंपनसेट करने की वजह से एक्सटर्नल ईयर के अंदर ये इस तरह से वो हो जाती है। ऑटोमाइकोसिस की बात करेंगे, एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसमें बहुत ज्यादा स्वेयर पेन होता है, ये वैक्स ब्लॉकेज वाली फीलिंग होगी पेशेंट को, ये तो आपको सामने से नजर आ रहा होगा कि उसको क्या हुआ हुआ है, हीमाटोमा हुआ हुआ है ट्रोमा की वजह से, या बॉक्सर ईयर कहते हैं, मुक्का लगने से ब्लड की एक्यूमुलेशन है, ठीक है। एंड देन कुछ कंजेनिटल एनोमलीज जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अब पढ़ाऊंगी। यहाँ तक तुम लोग परेशान तो नहीं हो गए? कुछ समझ आई है क्या पढ़ेंगे हम? हाँ जी। यस यस मैम। मैम, समझ आ रही है। नींद तो नहीं आ गई? नो मैम। ठीक है नो बेटे। मैम। अच्छा, अब ये होगा कि इसमें से मैं आप लोगों को तीन केसेस मेरा है इरादा कि मैं आप लोगों को कल कराऊं, लेकिन बेटे मैं वो केसेस तब कराऊं ना जब आप लोग मेरे साथ बात करें, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि मैं केस पढ़ूंगी जरूर, जब तक आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप लोग मेरे साथ मिलकर उसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो आपको ईयर नहीं आएगा। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है, ठीक है। बेशक मैं वो केसेस अभी शेयर कर दूंगी, आप तैयारी कर लीजिएगा, कल हम मिल के उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इनर ईयर मिडल ईयर पे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमी तो हमने डिस्कस कर ली। अब बेटे हम आ जाते हैं एक्सटर्नल ईयर के डिजीजेस में। मैं साथ साथ पॉइंट्स लिखवा दूंगी जो आते हैं, और देन हम केसेस भी देख लेते हैं कल। अच्छा, अब एक्सटर्नल ईयर के डिजीजेस आगे बेटे, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। सो एक्सटर्नल ईयर को डिजीजेस को हम लोग लाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने एक्सटर्नल ईयर को 3 पार्ट्स में पढ़ा, तो हम डिजीजेस को भी 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिना रिलेटेड जो है वो क्या क्या पैथोलॉजीज हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के कौन से मसले हैं, एंड देन तीसरे नंबर पे हम देखेंगे टेम्पनिक मेम्ब्रेन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इन्फेक्शंस हैं, ठीक है बेटे। पिना को स्टार्ट करने से पहले या पिना के अंदर ही हम सबसे पहले देख लेते हैं कंजेनिटल एनोमलीज, यानी बाय बर्थ कौन सी चीजें हैं जो कि पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। सो कंजेनिटल एनोमलीज में मैंने आपको कहा सबसे पहले आपने 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो हमारे पास साइनस हो सकती है, ठीक है, और एक आपके पास बेटे फेस्ट्यूला हो सकता है। साइनस का ये मतलब है कि वो ओपनिंग तो है, लेकिन वो ओपनिंग ना अंदर जाके खत्म हो गई, ठीक है, बाहर से नजर आ रही है लेकिन वो अंदर खुद ही खत्म हुई हुई है। फेस्ट्यूला का ये मतलब है कि वो ओपनिंग अंदर जाके किसी और चीज में, कान से बाहर नजर आ रहा है सुराख, और ये जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो ये पीछे जाके ना आपके ईसोफेगस में ओपन होती है। ये कैसे पता चलता है? हम यहाँ से डाई डालते हैं और वो डाई डायरेक्ट आपकी ओरल कैविटी या ईसोफेगस में नजर आ जाता है। इसका मतलब है ये दोनों तरफ से ओपन है। ये जो दोनों तरफ से ओपन होती है इसको हम फेस्ट्यूला कहते हैं, और जो एक तरफ से सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग है वो साइनस है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स है। अब डिस्कस करते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये होती क्यों हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास आर्चेस होती हैं, और आर्चेस के 2 पार्ट्स होते हैं ना। आर्चेस की एक तरफ हम लोग देखेंगे तो हम कहते हैं क्लेफ्ट्स होते हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं पाउचेस होते हैं, ठीक है बेटे। सो जो पाउचेस होते हैं उनसे तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन अगर हम क्लेफ्ट की बात करेंगे, कोई में वैसे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो क्लेफ्ट की बात है, आपने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वाली क्लेफ्ट होती है ना, इससे तो सिर्फ आपके पास क्या बन जाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। बाकी ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लेफ्ट होती है ना, ये विद टाइम रिग्रेस कर जाती हैं, इनसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता, ठीक है। लेकिन इन लोगों में जिनमें साइनसेस होते हैं, इनमें होता ये है कि फर्स्ट से तो जाहिर है आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बनेगी, उसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड वाली है ये रिग्रेस नहीं होती, बल्कि ये अंदर की तरफ ऐसे ओपन रह जाती है, ठीक है बेटे। जब ये ओपन रह जाती है तो अंदर से अगर ये क्लोज है, सिर्फ इसकी एक ही ओपनिंग है बाहर की तरफ, तो इसको क्या नाम दूं? क्या है ये? फेस्ट्यूला? क्या है ये? साइनस, ठीक है। तो आपने बेटे ये याद रखना है कि सिर्फ फर्स्ट वाली क्लेफ्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बनती है, सेकंड थर्ड और जो आपकी फोर्थ क्लेफ्ट है वो बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। लेकिन इन लोगों में जो आपकी सेकंड आर्च है, मोस्ट कॉमनली, ये भी आपका एमसीक्यू है कि मोस्ट कॉमनली जो साइनसेस बनती हैं वो किस आर्च की वजह से बनती हैं, तो वो सेकंड क्लेफ्ट की वजह से बनती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये अंदर की तरफ जो है वो क्लोज है, बाहर की तरफ ओपन हुई हुई है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? साइनस का नाम दे देंगे। अब बेटे देखो, आप मुझे पूछो मैम साइनस के साथ मसला क्या है, क्यों हम चाहते हैं साइनस को बंद कर दें? हम साइनस के साथ ये मसला है बेटे, इस साइनस को ना एपिथीलियम लाइन करता है। क्या लाइन करता है? एपिथीलियम लाइन करता है। और एपिथीलियम का ये मसला होता है कि एपिथीलियम आपको पता है कुछ टाइम के बाद शेड करता है ना, और नया रीजनरेट होता है। तो जब एपिथीलियम इस कैनाल के अंदर ये जो बनी हुई है शेड करेगा, तो इसको क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है। एक बात, जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ पे ना दम एकदम से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी थोड़ी सी, और कुछ सिक्रीशंस भी आएंगी, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो एपिथीलियम शेड
करता है, जिस वजह से वहां ब्लॉकेज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट आपके पास पेन और फीवर के साथ आ सकता है, क्योंकि आपको पता है इन्फेक्शन से बुखार चढ़ जाता है इंसान को, तो पेशेंट आपके पास पेन और फीवर के साथ आ सकता है। मोस्ट कॉमनली ये डेवलप होती है सेकंड क्लेफ्ट से। दिस इज योर एमसीक्यू पॉइंट और दिस इज इट्स कॉम्प्लिकेशन, कि ये अंदर एपिथेलियम शेडिंग की वजह से रिस्क बढ़ा देता है इन्फेक्शन वगैरह का, और पेशेंट को फीवर वगैरह जो है वो हो सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई साइनस की। अब दूसरी तरफ ये होता है कि साइनस तो चलो फिर भी इतनी खतरे वाली नहीं होती, लेकिन समटाइम्स हमने ये देखा कि ये जो ओपनिंग थी अंदर की तरफ, ये ओपनिंग डिग्रेड नहीं हुई, बल्कि आगे की तरफ आपको पता है पाउचेस है ना, तो पाउचेस में से क्या बन रहा होता है, वो बन रहा होता है ईसोफेगस एंड ट्रैकिया एंड डिफरेंट चीजें बन रही होती हैं। तो हमने ये देखा कि ये साइनस बिजाय डिग्रेड होने के मोस्ट कॉमनली जाके किस में जाके यूनाइट हो जाती है या ओपन हो जाती है, टॉन्सिलर फोसा में। समझ आ रही है बात? अब इसका मतलब है कि अपना खुद सोचो ना, कान, और कान से ना पीछे की तरफ चले जाओ, पीछे चले जाओ स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड, और वहां से ईसोफेगस। तो बहुत ज्यादा ये होता है कि ये साइनसेस जो हैं ये किस में कन्वर्ट हुई हुई होती हैं बेटे? अगर दो ओपनिंग्स हैं तो क्या कहूंगी इसको? हाँ जी, क्या कहूंगी? फिस्ट्यूला। फिस्ट्यूला। तो ये क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। तो जो एक तो बात हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन की कर ली, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि इस साइनस के अंदर क्या मौजूद होगी? इंटरनल ओपनिंग। रिमोट देखो ना किसी ने। अच्छा, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या हुआ होगा? इसकी इंटरनल ओपनिंग हुई हुई होगी, और इंटरनल ओपनिंग जो है वो आपने याद रखना है कि बहुत ज्यादा जो कॉमन है वो किस जगह पे होती है? टॉन्सिलर पिलर्स में। ठीक है, टॉन्सिलर पिलर्स में होती है, और ये जो फिस्ट्यूलास बनते हैं ये भी ज्यादातर सेकंड क्लेफ्ट की वजह से ही बने हुए हैं। तो अगर ये इंटरनली ओपन हो गए तो हम इसको कहेंगे कि ये फिस्ट्यूला है। ठीक है बेटे, और टॉन्सिलर फोसा में भी पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें ये ओपन होता है। अब अगर जाके अंदर ओपन हो रहा है तो इसमें भी अगेन वही मसला हो रहा है कि यहाँ पे एपिथेलियम की शेडिंग हो रही है, और एक रास्ता सा भी बना हुआ है, तो बीच में बेटे आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन के बाद यहाँ पे एब्सेस क्रिएट हो जाएगी और पस पड़ जाएगी। ठीक है, और जब एब्सेस और पस होगी तो जाहिर है पेशेंट आपके पास आएगा किसके साथ? पेन और फीवर के साथ। ये दोनों बातें समझ आ गई आपको? अब बात आ जाती है कि हम लोग इसको ट्रीट किस तरह से करें। ट्रीट करने से पहले बेटे हम लोग ये देखेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करें। डायग्नोसिस हमने करनी है, हमने देखना है कि क्या ये आपके पास फिस्ट्यूला है या ये आपके पास साइनस है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं हम लोग उसको कहते हैं साइनोग्राम। क्या कहते हैं? साइनोग्राम कहते हैं। अगर तो बेटे यहाँ पे देखो कि अगर तो ये सिर्फ साइनस हुआ ना, ठीक है, तो इस तरफ तो जाहिर है इसकी कोई ओपनिंग नहीं होगी, तो इसोफेगस में कुछ भी नहीं जाएगा। मैं यहाँ से डाई इंजेक्ट करूंगी, ये डाई यहाँ जाएगा और थोड़ी देर के बाद यहीं से वापस आ जाएगा, तो मैं कहूंगी साइनस है। क्लियर? लेकिन अगर ये फेस्ट्यूला हुआ तो जब मैं डाई इंजेक्ट करूंगी, आप खुद सोचो आपके कान के बिल्कुल नीचे या ऑरिकल के पास की सुराख हो, उसमें मैं डाई इंजेक्ट करूं तो आपके गले में जा सकता है ना। अगर वो आपके गले में, ओरल कैविटी में, इसोफेगस में आ रहा है, इसका मतलब है बीच में कनेक्शन है। आप लोगों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं देखती हूँ यहाँ पे कोई बंदा नहीं बना हुआ। ये देखो, ये इसका कान है ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये पीछे साइनस इधर कनेक्टेड होगी, तो अगर मैं यहाँ पे डाई डालूंगी तो वो सारा डाई इधर आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये डाई अगर उधर चला जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि ओपनिंग डुअल है। अगर डुअल ओपनिंग है तो वो फिस्ट्यूला है। तो जब डुअल ओपनिंग हो जाएगी तो फिर हम इसको क्या नाम दे देते हैं? फिस्ट्यूलोग्राम। क्या नाम दे देते हैं बेटे? फिस्ट्यूलोग्राम। तो ये साइनोग्राम और फिस्ट्यूलोग्राम वो दो टेक्निक्स हैं जिसमें हम इंजेक्ट करके डाई को बेसिकली ओपनिंग का स्टेटस चेक करते हैं। अब हमने चेक कर लिया, अब बात आ जाती है हम लोग इसको ट्रीट किस तरह से करें। तो बेटे सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। हम लोग जो है वो यहाँ पे एक्सीजन लगाते हैं और फिर इस पूरे एपिथेलियम वाली जो ट्यूब है, जो रास्ता बना हुआ है, इसको एक्साइज करके बाहर ले आते हैं और बीच में स्टिचेस लगा देते हैं। ठीक है, सो सर्जिकल एक्सीजन हम करते हैं। और ये एक यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारी बुक्स में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि सर्जिकल एक्सीजन जब हम करते हैं तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पास जहां पे भी ये साइनस है ना, तो इस सॉरी फेस्ट्यूला, तो इस फेस्ट्यूला का ये होता है कि एक कट तो हम लोग बिल्कुल जो है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के ना बॉर्डर के करीब देते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब ये जा रहा होता है तो ये हाइड बोन जो है उसको यहाँ से क्रॉस करता है और उसको क्रॉस कर लेता है हाइड बोन को भी, वो भी इतना मसला नहीं होता। लेकिन इधर हमारे पास ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पड़ी हुई होती है और यहाँ पे ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, तो हमने बहुत एहतियात से इंसीजन देनी होती है कि हम कहीं उसको ना कट कर दे। तो ये ना स्टेप वाइज इंसीजन होती है। पहली इंसीजन इधर होती है, दूसरी इंसीजन इधर होती है, तीसरी इधर होती है, चौथी इधर होती है। हम आर्टरीज को बचाते हैं और हाइड बोन से भी ऊपर नीचे। इस इंसीजन को हम लोग कहते हैं स्टेप लैडर इंसीजन। क्या कहते हैं? स्टेप लैडर इंसीजन, जो किसके लिए परफॉर्म की जाती है? फिस्ट्यूलास और साइनसेस के लिए। यहां तक कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? What are sinuses? What are fistulas? They are basically formed by the epithelial lining of second cleft most commonly.
ठीक है। अगर एक ओपनिंग है तो वो आपके पास साइनस है, अगर डुअल ओपनिंग है तो वो फेस्ट्यूला है। सबसे ज्यादा कॉमनली ये डेवलप होती है सेकंड क्लेफ्ट से, और सेकंड क्लेफ्ट से अगर ये डेवलप होती है तो फेस्ट्यूला मोस्ट कॉमनली ओपन जाके कहाँ होता है, टॉन्सिलर फोसा में, और टॉन्सिलर फोसा में से भी पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिला में। ठीक है। डायग्नोज कैसे करूंगी, साइनोग्राम और फिस्टुलोग्राम से। ट्रीटमेंट क्या करूंगी, सर्जिकली एक्साइज कर दूंगी। अब एक्सीजन के लिए जो इंसीजन लगानी है ना, वो बड़ी हमने तरीके से लगानी है, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है ना, अब आप खुद भी अपनी गर्दन में अगर फील करें तो अगर ये फिस्टुला डेवलप हुआ होगा तो ये बड़ा गुजर के नीचे जा रहा होता है आपके टॉन्सिलर फोसा तक, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दरमियान से और हायर्ड बोन के दरमियान से। तो इसको हमने स्टेप वाइज अप्रोच करना होता है, इसलिए इंसीजन जो लगती है उसको हम स्टेप लैडर इंसीजन कहते हैं। दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद ना ब्रेकियल फेस्टुला जो थर्ड क्लेफ्ट से बनता है वो पिरिफॉर्म फोसा में ओपन होता है, लेकिन ये वाली चीज आप थ्रॉट में भी पढ़ सकते हैं। सेकंड वाला कहाँ ओपन होता है, सेकंड क्लेफ्ट वाला फेस्टुला किधर ओपन होता है, टॉन्सिलर फोसा। थर्ड कहाँ ओपन होगा, ये तो सेकंड से डेवलप हो गया ना, अगर थर्ड से डेवलप होता तो वो किधर ओपन होगा जाके बेटे, पिरिफॉर्म फोसा में, जो कि आपके थ्रॉट का पार्ट है, तो वो मैं आप लोगों को थोरैक्स में पढ़ाऊंगी। सो ये दो नॉर्मल सी बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये एक्सटर्नली विजिबल है ना, एक्सटर्नली विजिबल है, एक्सटर्नली विजिबल साइनस को भी हमने आगे से दो तरीके के हुए। ठीक है। हम कहते हैं जो एक्सटर्नली साइनस नजर आ रही है ये या तो प्री ऑरिक्यूलर साइनस हो सकती है, या फिर हम कहते हैं कोल ऑरल साइनस हो सकती है। प्री ऑरिक्यूलर का बेटे ये मतलब है कि ये यहाँ पे होती है, इधर इस जगह पे। ठीक है। और कोल ऑरल का मतलब है कि ये यहाँ पे होती है। जो यहाँ पे होती है आपको लगता है उसकी अगर हमने सर्जिकल एक्सीजन करनी हो तो क्या मसला हो सकता है हमें, यहाँ से कोई चीज एक गुजर के नहीं आ रही होती है जो आपके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। कल भी बताई फेशियल मैंने। नर्व। हाँ, फेशियल। फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है। तो जो कोल ऑरल है उसको बहुत एहतियात के साथ डील किया जाता है। सो बेटे प्री ऑरिक्यूलर और कोल ऑरल मैंने बता दिया। प्री ऑरिक्यूलर बिल्कुल इधर होगा जहाँ पे आपका हेलिक्स और बेसिकली ट्रैगस की फ्यूजन हो रही है, और जो कोल ऑरल है वो इस जगह पे होती है। अब आपको ये समझ आ रही है कि ये बिल्कुल ना ट्रैगस के इंटीरियरली पड़ा हुआ होता है, और ये तब डेवलप होता है जब आपकी फर्स्ट और सेकंड आर्च जो है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुई है। ठीक है। और आपकी जो क्लेफ्ट है वो ओपन रह गई, उसने डिसइंटीग्रेट नहीं किया है। इससे मसला यही होगा कि ये ब्लॉकेज हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद बेटे इन्फेक्शन हो सकता है, और अगेन हमने सर्जिकल एक्सीजन करके रिमूव कर देना है। कोल ऑरल बेसिकली ये नीचे की तरफ होती है, आपका जो ऑरल पार्ट है और आपका जो गले का कॉलर होता है ना उसके बिल्कुल दरमियान। ठीक है। कोर ऑरल जो है ये भी वो कहता है कि फर्स्ट क्लेफ्ट का ही डिफेक्ट होता है, लेकिन बस आपने इसके सर्जरी के दौरान बहुत प्रिकॉशन से काम लेना है, क्योंकि इसके साथ से बिल्कुल फेशियल नर्व गुजर रही होती है, तो वो फेशियल नर्व बहुत इजीली डैमेज हो सकती है। ठीक है बेटे। सो ये बड़ी आसान सी बात थी किसकी, आपके फिस्टुला और साइनसेस की। अब हम दूसरी चीज स्टार्ट करते हैं, कंजेनिटल मसला बैट ईयर। ठीक है। चमगादड़ जैसे कान है, बड़े बड़े कान है, बड़ी कॉमन सी एक पैथोलॉजी है, बहुत सारे लोगों में होती है। ठीक है। सो कहता है बैट ईयर जो है वो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली है आपके ईयर का। ठीक है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनोमली है किसका, ईयर का। इसमें बेटे मैंने भी आप लोगों को बताया मसला क्या होता है कि आपका ये जो हेलिक्स है ना, इसको अपोज करने के लिए जो एंटी हेलिक्स है वो प्रेजेंट नहीं होता। जब एंटी हेलिक्स प्रेजेंट नहीं होता तो ये बड़ा एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है। सो क्या मसला है, आपके पास एंटी हेलिक्स प्रेजेंट ही नहीं है। सो एंटी हेलिक्स की एब्सेंस की वजह से ईयर जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है। सो लार्जर कॉन्का एंड लार्जर ईयर होता है। उसके बाद कहता है कि अब हम लोग जो है बहुत स्वेयर केसेस में ना इसको लॉप ईयर भी कहते हैं, बहुत बड़ा सा ईयर होता है। ठीक है। अब बात आ जाती है ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस तो कुछ भी नहीं है ना, सामने देखने से नजर आ रहा है कान बड़ा है, तो डायग्नोसिस तो बन गई। अब हमने इसको ट्रीट करना है बेटे। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और उस सर्जरी को कहते हैं ऑटोप्लास्टी। मुझे आप लोग याद कराना, मैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी ग्रुप में। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। पोस्ट ऑरल इंसीजन देते हैं कान के बिल्कुल पीछे, वहां से इंसीजन देके एक आधा पार्ट रिमूव करते हैं और कान को पीछे ले जाके ना स्टिच कर देते हैं, तो वो आपके पास ट्रीट हो जाती है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ओटोप्लास्टी, यानी कि आप पिन्ना का पार्ट रिमूव कर रहे हो। कल मैंने आपको राइडेक्टमी पढ़ाई थी, ऑटोप्लास्टी आज पढ़ ली, लोब्यूलोप्लास्टी हमने कल पढ़ी थी। जितनी भी सर्जरीज के नाम है ये आपने याद रखने हैं। ठीक है बेटे। सो ये बैट ईयर आसान सी पैथोलॉजी हो गई। अब तीसरी जो कंजेनिटल एनोमली है ये आपने बड़ी अच्छी समझनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि एक लैब का स्टेशन था, इसको सुने फिर ना मैं आप लोगों से सुनती हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं, समझ आ रही है, फिजा है हमारे साथ, समझ आ रही है बेटे, यस मैम। यस मैम, समझ आ कायनात रही है, है। मैम। कायनात को भी समझ आ रही है, यस सनालो मैम। आपको भी समझ आ रही है, शम्स है यस मैम। हमारे साथ, आपको भी समझ आ रही है।
या यस आज भी मैम, आ छुट्टी रही कर है सकते समझ। हैं? छुट्टी तो नहीं कर लिया आज भी? बाकी नहीं बच्चों नहीं को भी नहीं समझ आ रही मैम। है? ठीक है। ठीक है बेटे, तो अभी तक मैंने आपसे साइनस की बात कर ली, मैं एंड पे आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करती हूँ। मैंने आपके साथ फिस्ट्यूला की बात कर ली और मैंने आपके साथ बैट ईयर की बात कर ली। बहुत आसान सी बातें थी। बैट ईयर को ट्रीट करने के लिए ओटोप्लास्टी करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं, इनको जरा अच्छे से समझे। एक होती है एनोशिया और दूसरी हमारे पास होती है माइक्रोशिया। ठीक है। एनोशिया का मतलब ये है बेटे कि कंप्लीट एब्सेंस है। मैंने भी आप लोगों को तस्वीर दिखाई थी ना, बल्कि हम लोग साथ साथ फिर भी देखेंगे। कंप्लीट एब्सेंस है, यानी आपका जो पिन्ना है ना वो बाहर है ही नहीं है। सही है। अच्छा। और जो माइक्रोशिया का मतलब है, इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा सा पिन्ना जो है वो प्रेजेंट है। ये देखो, यहाँ पे देखो, इसका कंप्लीट पिन्ना है ही नहीं। दिस इज एनोशिया एंड दिस इज माइक्रोशिया। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रेजेंट है। अब बात आ जाती है कि हम लोगों ने करना क्या है। ठीक है। कहता है कि अगर हमारे पास इनोशिया है ना, यानी है ही नहीं पिना, तो हम लोग जो है वहां पे पूरा पिना खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जब हम पिना खुद से क्रिएट कर देंगे बेटे, तो इस सर्जरी को हम लोग कहते हैं पिनाप्लास्टी। ठीक है, इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं? पिनाप्लास्टी कहते हैं। अब आगे समझते जाना स्टेप वाइज मैं क्या कहना चाहती हूँ। पिना है ही नहीं, पिनाप्लास्टी कर दो। ठीक है। पिनाप्लास्टी के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? पिनाप्लास्टी के लिए बेटे आप लोगों को स्किन चाहिए, और दूसरी बात आपको क्या चाहिए? कार्टिलेज चाहिए। ऐसा ही है ना, स्किन और कार्टिलेज चाहिए। स्किन तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ईयर का सराउंडिंग एरिया है वहां से ले लेंगे, लेकिन कार्टिलेज हमने लेनी है बेटे रिब्स से। कहां से लेनी है? रिब्स से। रिब्स की जो कार्टिलेज होती है वो अमेरिका और जो यूके के इस टाइम मेन वो चल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 5 इयर्स तक जो रिब्स की कार्टिलेज है वो तो डेवलप ही नहीं होती। इसका मतलब है 5 to 7 इयर्स बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? पिनाप्लास्टी। एक बच्चा पैदा हो गया, उसका कान नहीं है, आप पिनाप्लास्टी कब तक नहीं कर सकते? 5 से 7 साल तक आप नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है। चलो, ये तो एक आसान सी बात थी ना, हमें समझ आ गई। दूसरी बात बेटे इसमें उन्होंने जो मिक्स करके दी हुई थी वो ये दी हुई है कि सिर्फ उसको एनोशिया नहीं है। ठीक है। एक तो बात ये होगी ना बेटे कि एनोशिया है, एनोशिया का मतलब है कि उसका पिना है ही नहीं। पिना नहीं है तो पिना ना होने की वजह से क्या नुकसान है? क्या उसको सुनाई नहीं देगा? ऐसा होगा? नो। सिर्फ कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है ना, कॉस्मेटिक यानी वो डिफॉर्मिटी। खूबसूरत नहीं लग रहा। तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट के लिए तो 5 से 7 साल तक वेट किया जा सकता है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा मसला बेटे ये आ गया साथ में, उन्होंने मिक्स करके ये दे दिया, ये मैं भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मिक्स करके, कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल का एट्रीजिया हो गया। मैंने भी आप लोगों को डायग्राम दिखाई कि उसमें ये होगा कि आपका जो पिना है वो तो है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल बीच में है ही नहीं, बनी हुई नहीं है। बात समझ आ रही है? एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल ही नहीं है। सही है। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल अगर नहीं है, इसको बनाने के प्रोसीजर को हम कहते हैं किनालोप्लास्टी। क्या कहते हैं? किनालोप्लास्टी। यानी हम लोगों ने क्या करना है? किनाल बनानी है। एक बात। चलो, मैंने कह दिया एक पेशेंट है, उसका पिना नहीं बना हुआ, हम क्या प्रोसीजर करेंगे? क्या करेंगे? पिनाप्लास्टी। और एक पिनाप्लास्टी। पेशेंट है, उसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल का एट्रीजिया, तो किनालोप्लास्टी। चलो अब मुझे ये बताओ, एक पेशेंट जो है उसमें एनोशिया भी है, यानी पिना नहीं है, और साथ में ना उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल एट्रीजिया भी है, ये दोनों नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करें? दोनों करें? दोनों करेंगे ना बेटे, दोनों प्रोसीजर हमने करने हैं। ठीक है। यस यस। हम लोगों ने करनी है पिनाप्लास्टी भी। सही है। और दूसरी बात है, हमने इसी पेशेंट के ऊपर किनालोप्लास्टी भी करनी है। लेकिन एक रूल ऑफ थंब आपने ये याद रखना है, हम पिनाप्लास्टी हमेशा पहले करते हैं। पिनाप्लास्टी हमेशा पहले होती है। वो इस वजह से पहले होती है क्योंकि हमने सराउंडिंग स्किन लेनी है और उसी से पिना बनाना है। अगर हम पहले किनालोप्लास्टी कर देंगे तो हम सराउंडिंग स्किन को तो डैमेज कर देंगे, स्कारिंग कर देंगे, सूचर्स आ जाएंगे, कट लगे हुए होंगे, तो फिर पिना के लिए स्किन कहाँ से लाओगे? तो हमेशा पहले पिनाप्लास्टी करेंगे और दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? किनालोप्लास्टी करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई है? कंफ्यूजन तो नहीं हुई? फिर मैं आगे समझाती हूँ मुश्किल चीज। यहाँ तक समझ आई है? यस मैम, समझ आ रही है। अब बेटे दो केसेस उन्होंने बना के हमें इस तरह से दे दिए। अब इस केसेस को प्लीज जरा गौर से समझना। एक पेशेंट आया, उसको ना यूनिलेटरल यूनिलेटरल एनोशिया भी है, यानी उसका पिना भी नहीं है, और यूनिलेटरल एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल एट्रीजिया भी है। ठीक है। अब बेटे ये देखो कि एक बात तो ये है ना कि एनोशिया है तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है ना, साथ में एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल भी एट्रीजिया है, तो इसका मतलब है हियरिंग लॉस भी है।
से ऐसी बात है। लेकिन मैंने क्या कहा, यूनिलेटरल, एक तरफ मसला है ना, दूसरे कान से तो वो सुन सकता है। जब वो दूसरे कान से सुन रहा है तो हम लोग उसको 5 to 7 ईयर्स वेट कराएंगे। उसके बाद हम पहले उसकी पिनाप्लास्टी परफॉर्म करेंगे, पिनाप्लास्टी से उसकी कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट ठीक हो जाएगी। देन हम लोग उसकी कैनालोप्लास्टी कर लेंगे और कैनालोप्लास्टी से उसकी हियरिंग स्टेटस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 5 से 7 साल वेट कर सकता है ना, क्योंकि उसका दूसरा कान तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके पास ये सिनेरियो है कि एक पेशेंट है यूनिलैटरल एनोशिया के साथ है और साथ में उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रीजिया भी है, तो फर्स्ट स्टेप आपका मैनेजमेंट का क्या है? क्योंकि यूनिलेटरल है बेटे, उसका दूसरा कान बिल्कुल ठीक है, तो वो आराम से 5 से 7 साल वेट करेगा, कार्टिलेजेस उसकी प्रिपेयर हो जाएंगी, हम पहले पिनाप्लास्टी परफॉर्म करेंगे, देन हम कैनालोप्लास्टी कर लेंगे। क्लियर? इसमें तो किसी को मसला नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। अब बेटे बात आ जाती है, मसला यहाँ पे आ गया, अब ना उसको हो गया बायलेटरल एनोशिया, यानी उसकी बायलेटरल पिनास है ही नहीं, और बायलेटरल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रीजिया भी है। अब देखो, एनोशिया के लिए तो हम लोगों ने पिनाप्लास्टी करनी है, और पिनाप्लास्टी तो हम 5 से 7 साल में करेंगे। उसके बाद हमने कैनालोप्लास्टी करनी है, तो क्या अब 7 साल के लिए हम उसको गूंगा बहरा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते ना, हमें अभी अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ में बेटे हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन आ जाती है पिनाप्लास्टी, है ना। हम लोग पिनाप्लास्टी करेंगे, हम ये सोचेंगे हम पिनाप्लास्टी कर लेंगे मैम, और देन हम कैनालोप्लास्टी करेंगे और गेम इज ओवर। नहीं, आप तो पिनाप्लास्टी 5 से 7 साल तक कर ही नहीं सकते। पिनाप्लास्टी होगी तो कैनालोप्लास्टी होगी तो ये ठीक होगा। इसका मतलब है 5 to 7 ईयर्स तक ये अप्रोच तो है ही नहीं। अब उनने ना इसकी स्टेप वाइज अप्रोच पूछी कि एक बच्चा है, ये है बायलेटरल, यूनिलेटरल है तो हम क्या करेंगे, और बायलेटरल है तो आप अप्रोचेस के स्टेप बताएं। तो पहली अप्रोच तो आउट हो गई, ठीक है बेटे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ, असल में थोड़ा लाइट का मुझे हो जाता है। हम लोग बेटे ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने सुनी होगी, एक मशीन होती है, उसको कहते हैं बाहा। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको? बाहा। अब ये जो बाहा है बेसिकली, बल्कि मैं आप लोगों को साथ दिखाती हूँ, इस बाहा में हम लोग ये करते हैं इस बाहा में हम लोग ये कर रहे हैं कि हम पेशेंट को हियरिंग एड जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कहते हैं बोन एंकर्ड हियरिंग एड, दिस इज बाहा। इस बाहा में बेटे ये इसकी होती है टाइटेनियम बेस वो चीज होती है जिसको हम लोगों ने स्कल बोन में इंजेक्ट करना है। उसके साथ हमने ये हेयरिंग एड लगा देनी है। जब ये हेयरिंग एड लगेगी तो ये देखो, ये उसकी स्कल बोन में लगी हुई और ये हेयरिंग एड है। सारी आवाज यहाँ से जाएगी, ये इसकी बोन के अंदर वाइब्रेशन कॉज करेगी और आवाज आपकी सीधी कहाँ चली जाएगी? एक्सटर्नल और इनर ईयर में। ठीक है, तो वो सुन सकेगा। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये स्कल बोन में हम लोग बाहा को इंसर्ट कर सकते हैं, यही बात। लेकिन बेटे मसला ये है, चलो हमने बोन एंकर्ड हियरिंग एड जो है वो हमने कहा जी हम स्कल में लगा देते हैं, वो स्कल का जो बोन है उसके अंदर चली जाती है और पीछे पूरी मशीन लगी हुई है, तो ये वाइब्रेशन जो है वो पास करेगी। लेकिन बेटे बाहा आप लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी जो स्कल की बोन है उसकी थिकनेस 2.5 से 3.0 मिलीमीटर ना हो, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा बोन थिक होगी तो ही ये मशीन यहाँ पे जाके ना इतनी इंसर्ट होती है। अगर ये बोन इतनी थिक हुई तो ये क्रॉस करके जाएगी और आपके ड्यूरा को पंक्चर कर देगी। ठीक है, सो ड्यूरा को पंक्चरिंग हो जाती है और आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसकी थिकनेस कितनी ना हो बोन की, 2.5 से 3 मिलीमीटर। तो ये 2.5 से 3 मिलीमीटर की जो थिकनेस है ना, ये 3 ईयर्स पे अटेन होती है, 3 to 5 ईयर्स पे। फिर क्या करें, आप क्या करें? कोई ऑप्शन है हमारे पास? 3 to 5 ईयर्स तक तो हम बाहा भी नहीं लगा सकते। फिर हमने क्या करना है? फिर बेटे हमने ये करना है, वैसे जो यूके का एनएचएस है आप लोगों ने सुना है बहुत ज्यादा, उसमें वो होता है, तो उनने अब ये कहा है कि ऑल्दो के बच्चा जो है वो 3 साल का हो गया है तो आप लोग इसका सीटी स्कैन करें, आप जो बोन है उसकी थिकनेस को मेजर करें, अगर वो 3 मिलीमीटर 3 सालों पे है तो आप लोग जो है वो बाहा उसको लगा दे। ठीक है, लेकिन अगर वो 1 साल का है, 1 ईयर है, तो फिर क्या करें? फिर बेटे हमारे पास ना हेयर बैंड्स आए हुए हैं, उन बैंड्स की मदद से हम सिर्फ हियरिंग मशीन ना उसको लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो, हम लोग सिर्फ ये बैंड्स के साथ जो है वो बिल्कुल वही बाहा वाली मशीनरी है, लेकिन हमने इसको स्कल के अंदर इंसर्ट नहीं किया क्योंकि अभी वो बोन्स ठीक से काम नहीं कर रही। तो हम लोग हेयर बैंड्स के साथ क्या करेंगे, हियरिंग एड को ऐड कर देंगे। अब मैं आप लोगों को ये चीज रिवाइज करा रही हूँ। एक पेशेंट है, उसको बायलेटरल एनोशिया भी है और उसको बायलेटरल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रीजिया भी है, वो बिल्कुल अभी लाइक पैदा हुआ है, 1 साल का है, तो घर वाले से लिए है। जब तक बेटे वो 1 साल का है तो हम लोग उसको सॉफ्ट बैंड हेरिडिटरी एड देंगे।
जब वो 3 साल का हो जाएगा हम उसका सीटी स्कैन करेंगे, अगर स्कल की थिकनेस, स्कल बोन की थिकनेस 3 मिलीमीटर तक हुई तो हम बाहर लगा देंगे, लेकिन अगर ना हुई तो हम वेट करेंगे 5 साल का जब वो हो जाएगा तो हम उसको तब तक बाहर लगाई रखेंगे। फिर हमने बेटे 7 साल के ऊपर उसकी जो रिब्स हैं वहां से क्या ले लेनी है, कार्टिलेज लेनी है। कार्टिलेज लेके पहले हम लोग पिनाप्लास्टी करेंगे ताकि उसकी कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट खत्म हो जाए, फिर हम लोग उसकी कैनालोप्लास्टी कर देंगे और हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को ओपन कर देंगे और अब उसका हियरिंग स्टेटस और कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट ठीक हो जाएगी। शामिल फोन करेगा जाके कहाँ जाना है? बस 5 मिनट बाद आती हूँ। अच्छा, तो ये वाली बात किसको अब समझ आ गई है? मुझे पता है तुम लोगों के लेवल की नहीं है, तुम लोगों को शायद कॉलेज में कराएंगे भी नहीं, लेकिन मैंने समझा कि तुम लोगों को बतानी चाहिए ये चीज। तो बात ये है बेटे कि आपके कॉलेज में, ऑल्दो मेरे कॉलेज में भी, हमारा पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे ना, उनने सिर्फ ये पढ़ाया कि नौशिया का मतलब है कि आपका ईयर है ही नहीं है, माइक्रोशिया का मतलब है कम है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल का मतलब है जी एट्रीजिया हुआ है। वो लोग हमें स्टेप वाइज मैनेजमेंट नहीं पढ़ाते, और हमने जो आगे टेस्ट परफॉर्म करने या देने हैं तो उनमें इस तरह से स्टेप वाइज क्लिनिकल मैनेजमेंट आपसे पूछी जाती है, चाहे वो यूएसएमडी है चाहे वो प्लैब है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसकी ये मैनेजमेंट है, समझ आ गई है या मैंने आपको कंफ्यूज किया है? यस मैम, समझ आ गई है। ठीक है, अब हमारे साथ शम्स हैं बेटे, मुझे बताएंगे कि हमने क्या पढ़ा अभी, क्या करेंगे हम अगर एक पेशेंट को यूनिलेटरल माइक्रोशिया और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रीजिया, तो क्या करूं? यूनिलेटरल है ना, तो हाँ जी, शम्स है हमारे साथ या भाग गए? नहीं है, चलो। फिजा बताएंगी बेटे, अगर यूनिलेटरल एनोशिया और एट्रीजिया है तो क्या करूं? मैम अगर यूनिलेटरल एनोशिया और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रीजिया हो तो उसके लिए हम लोग पिनाप्लास्टी करते हैं और उसके बाद कैनुलोप्लास्टी करते हैं 5 to 7 years ऑफ एज तक, क्योंकि वो दूसरे कान से सुन सकता है, तब तक हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है, बाईलेटरल है तो फिर हम लोग कुछ और टेक्निक्स करते हैं, अप्रोचेस। ठीक है, जिसपे हम लोग सबसे पहले सॉफ्ट बैंड टेक्निक करेंगे, फिर सीटी स्कैन जी करेंगे, जी, फिर अगर बोन की थिकनेस हमारे लेवल की है तो हम बाहा कर देंगे, फिर और बाहा बाहा के करेंगे, फिर बाद हम उसके 5 बाद to हम 7 years पे पिनाप्लास्टी एंड कैनालोप्लास्टी और कर लेंगे। क्लियर बेटे? अब ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए, ये मैं आप लोगों से टेस्ट वगैरह में पूछती रहूंगी। सो ये एक मैम इम्पोर्टेंट चीज थी। अच्छा जी जी, मैम ये 1 ईयर का आपने जब बाहर बताया कि बाहर हम इंजेक्ट करेंगे उनको लगाएंगे, तो अगर बेंड होगा तो बच्ची वगैरह अगर उसको खींचेगी तो उसको इंजरी वगैरह नहीं होगी? नहीं नहीं बेटे, बैंड के साथ तो बहुत एक डिवाइस लगी हुई होती है ना, जिस तरह घड़ी नहीं हम हाथ के ऊपर लगाते, इस तरह से जी डिवाइस जी। होती है, और वो सिर्फ बैंड के साथ पेरेंट्स जो है उसको लगा के रखते हैं बच्चे की। इरिटेट तो नहीं करती, घड़ी की तरह होती है। जो बाहा लेकिन है ना नहीं वो करेंगे इंसर्ट ना मैम। होती है, हाँ बाहा इंसर्ट होती है बोन के अंदर, ठीक है, वो उस टाइम एनेस्थीसिया वगैरह देके करते हैं। लेकिन बैंड तो नहीं इंसर्ट होता ना, बैंड तो हेयर बैंड की तरह होता है, बच्चा लगा ही रखता है खुशी से, और उसको सुनाई दे रहा होता है तो उसको मजा आ रहा होता है, क्योंकि पहले वो बेचारा कुछ सुन नहीं पा रहा होता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मेरे से सुन लो, ये भी एक एमसीक्यू ही है और अच्छी यूनिवर्सिटी का ये बात है बेटे, मैंने आप लोगों को अभी बताया किनालोप्लास्टी ना, किनालोप्लास्टी का मतलब होता है मेकिंग न्यू केनाल, क्या बनाना है? न्यू केनाल। और दूसरी हमारे पास एक टर्म होती है मिएटोप्लास्टी, क्या होती है? मिएटोप्लास्टी। तो मिएटोप्लास्टी का मतलब होता है प्रीवियस केनाल को वाइडन करना, क्या करना बेटे? वाइडन करना। अब ये एमसीक्यू आया हुआ था, क्वेश्चन है आपका, सर्जरी टू वाइडन द कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल इज, यानी आपने ऑडिटरी केनाल को सिर्फ वाइडन करना है, इस सर्जरी को क्या कहते हैं? तो उसकी ऑप्शंस उन्होंने दी हुई थी, मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं हम इसको, मिएटोप्लास्टी कहते हैं हम इसको, ऑटोप्लास्टी हम इसको कहते हैं, या हम इसको टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। तो हम लोग इसको मिएटोप्लास्टी कहते हैं। मिएटोप्लास्टी का मतलब है ऑडिटरी केनाल को वाइडन करना, कैनालोप्लास्टी का मतलब है नई ऑडिटरी केनाल बनाना। क्लियर? चले आगे। अच्छा, अब बेटे मैंने आप लोगों को कंजेनिटल एनोमली जो भी पढ़ानी थी वो पढ़ा दी, और उसमें मैंने आपको कुछ क्लिनिकल टच भी दे दिया। अब दूसरी बात आ गई हमारे पास पिना की, जो कि एक्वायर्ड एनोमलीज होती हैं, एक्वायर्ड मसले होते हैं। पिना की सबसे पहली जो एक्वायर्ड एनोमली मैं आपको पढ़ाती हूँ, बड़ी कॉमन है पिना की, जो मैंने अभी आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाई, हम लोग इसको बॉक्सर ईयर भी कहते हैं, हम इसको कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं, क्योंकि ये उस तरह का बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि ये कॉलीफ्लावर ईयर या बॉक्सर ईयर जो है वो
किस तरह का होता है। यहाँ पे तो इन्हें नहीं दिखाया हुआ, मैंने आपको अपनी इसमें डायग्राम में दिखाया था, मैं फिर दोबारा भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें बेटे मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास जो है वो कार्टिलेज होती है और पेरिकॉन्ड्रियम होता है, तो उनके दरमियान क्या हो जाता है, ब्लड जमा हो जाता है, ट्रॉमा की वजह से, मुक्का लगा, ट्रॉमा हुआ, कुछ भी हुआ, तो जब ये ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो पिना के अंदर क्या बन जाता है, हीमाटोमा, ठीक है। सो पिना हीमाटोमा बेसिकली नोन एज बॉक्सर ईयर या कॉलीफ्लॉवर ईयर। हुआ क्यों, ब्लड कलेक्ट हो गया बिटवीन कार्टिलेज एंड पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि ये बड़ा कॉमन है, बॉक्सिंग के दौरान ऐसा हो जाता है, और इसको हम पिगलिस्टिक ईयर या बॉक्सिंग ईयर भी इसीलिए कहते हैं। बात आ जाती है कि आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। यूएचएस के पास पेपर में भी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ था, तो ट्रीटमेंट आप लोगों ने इसका किस तरह से करना है। बेटे देखो, अगर तो वो सिर्फ अभी बॉक्सर ईयर है ना, यानी सिर्फ उसके अंदर ना सिर्फ आपको रेडनेस नजर आ रही है, अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो सिर्फ रेडनेस की आपने याद रखना है। अप्रोच ये होती है कि आपने निडल एस्पिरेशन करनी है, क्योंकि डायग्नोसिस तो है नहीं, पेशेंट आ गया, नजर आ रहा है, ट्रीट करो। ट्रीट में आपने निडल एस्पिरेशन करनी होती है, और साथ में आप लोग उसको प्रेशर ड्रेसिंग प्रोवाइड करते हो, जिससे जो भी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह है वो रिजॉल्व हो जाती है और वो चीज खत्म हो जाती है। लेकिन मसला कब आता है, मसला तब आता है जब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर क्या स्टार्ट होती हैं कि अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, हाँ मैं डिंगरा को ही फॉलो कर रही हूँ, मैं एंड पे आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, मैं उस सीक्वेंस से चल रही हूँ ना, कि पहले हमने कंजेनिटल किया, फिर अब हम पिना की बात करेंगे, फिर एक्सटर्नल, फिर डंपलिंग मेम्ब्रेन, फिर हम डिंगरा पे आएंगे। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन इसकी बेटे ये है कि अगर आप लोग क्या करते हो कि इसको ट्रीट नहीं करते, ठीक है, या पेशेंट आपके पास आया ही नहीं है, तो इसके अंदर ये जितना भी ब्लड है ना, ये सारे का सारा ब्लड जो है वो एक्यूमुलेटेड रहेगा। जब ये एक्यूमुलेटेड रहेगा, ब्लड ऑर्गेनाइज होगा, तो इसके अंदर बेटे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फाइब्रोसिस के बाद ना इसमें स्कारिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्कारिंग के बाद ये एक डी रेन सा कॉलीफ्लॉवर टाइप ईयर बन जाएगा। तो एक तो इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है कि ये आपके पिना को क्या कर देगा, डिरेंज कर देगा। दूसरी ये कॉम्प्लिकेशन है कि इसके अंदर ना इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जब इसके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे पेरिकॉन्ड्राइटिस, ठीक है। हम क्या इसको बोलेंगे, पिना पेरिकॉन्ड्राइटिस। और ये जो पिना पेरिकॉन्ड्राइटिस है ना, अब हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है मोस्ट कॉमनली पिना पेरिकॉन्ड्राइटिस इज कॉज्ड बाय, आपके एमसीक्यू आता है तो वो होता है बेटे सूडोमोनास की वजह से, ठीक है। और पेशेंट आपके पास क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा, कान के इर्द गिर्द वही आपको नजर आ रहा होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, साथ में पेन भी हो जाएगा, और साथ में उसको फीवर भी स्टार्ट हो गया। तो आपको समझ आ गई है कि ये इसको ट्रोमा था, इसको मुक्का लगा, इसको कोई चीज लगी थी, ये उस टाइम नहीं आया, अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई, अब इसके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने सूडोमोनास को ट्रीट करने के लिए क्या देनी है, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन भी दे सकते हैं, या सूडोमोनास के लिए स्पेसिफिकली पेप्रासिलीन होती है, फार्मा वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस वैसे हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, हम वो देंगे, साथ में हम कोई सेफ्रीपाइडीन होती है सूडोमोनास के लिए, वो भी दे सकते हैं, और पेप्रासिलीन भी दे सकते हैं, ये करनी है। उसके बाद बेटे ये इंपॉर्टेंट है, साथ में हम लोगों ने, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बेचारे को दर्द हो रहा है, तो एनाल्जेसिक देनी है, और साथ में क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एनसेड्स भी दे सकते हैं। लेकिन इससे आगे थर्ड बात ये होती है कि इन्फेक्शन के बाद ना थर्ड मसला ये हो सकता है कि उसके अंदर एब्सेस बन गई है। अब आप लोग नहीं इसको सपरेटिव ट्रीटमेंट दे सकते, क्योंकि जब एब्सेस बन गई है तो एब्सेस वहां पे नेक्रोसिस कॉज करेगी और फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर सकती है, जो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। तो हम लोग फौरन इसकी सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग सर्जरी कट लगाते हैं, और सर्जिकली जो भी पस और एब्सेस है, सारी की सारी जो पस और एब्सेस पड़ी हुई है उसको रिमूव कर लेंगे। इसलिए रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये वहां पे नेक्रोसिस कर सकती है, पिना की फेशियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक बंदा था और उसने जो है वो बहुत लाइक बॉक्सर था, और उसको उसका वो लगा और इंजरी के साथ वो हमारे पास आ गया। अब आप ये बताएं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो बेटे सिर्फ डेफिनेशन नहीं आपने करनी कि जी ब्लड जमा हुआ है कार्टिलेज और पेरिकॉन्डियम के दरमियान, आपने ये बताना है कि इनिशियली अगर वो हमारे पास आ गया तो हम निडल एस्पिरेशन और प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे और बात खत्म। लेकिन अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से फाइब्रोसिस, स्कारिंग और जो पिना है वो डिरेंज हो सकता है, दैट इज बेसिकली कॉलीफ्लॉवर पिना। दूसरी बात, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन में भी हम एंटीबायोटिक देंगे, मोस्ट कॉमनली सूडोमोनास होता है, सो हम उसको ट्रीट करेंगे। तीसरा मसला, एब्सेस पड़ गई है तो अब हमें इसको सर्जिकली ड्रेन करना है, क्योंकि वो नेक्रोसिस कॉज करेगा, ना सिर्फ पिना की बल्कि आपकी फेशियल नर्व की भी। क्लियर है यहाँ तक? पिना मैंने भी दिखाया था ना आपको, कॉलीफ्लॉवर पिना बुक अपने मोबाइल से, कि वो खून जमा हुआ था कान के बिल्कुल अंदर नजर आ रहा था। क्लियर? So Yes, we are ma'am. done with sinuses, fistulas, bat ear, atresia, microtia, external auditory canal atresia and hematoma of pinna. यहाँ तक कोई मसला है किसी को? कोई इशू नहीं है, आगे चले। ठीक है,
अच्छा, अब एक और मसला ये हो सकता है बेटे, अच्छा अब देखो हमने पिना की बात पढ़ ली ना, पिना के बाद आपके पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, तो यहाँ पे पड़ी हुई होती है वैक्स। समटाइम्स ये होता है कि वो वैक्स इकट्ठी हो जाती है और वो ब्लॉक करती है। सो इस कंडीशन को, जो नेक्स्ट डिजीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको हम लोग कहते हैं सीरोमन वैक्स ऑब्स्ट्रक्शन या सीरोमन वैक्स, ठीक है, सेरोमन वैक्स। अच्छा, कहते हैं कि इसमें जो है वो वैक्स के अंदर सारी सिक्रीशंस की मिक्सिंग हुई हुई होती है, और ये बेसिकली आपकी जो पीएच होती है ना उसको नॉर्मली एसिडिक रखती है, और जो भी बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ है उसको इनहिबिट करके रखती है, ये इसका फायदा है। लेकिन समटाइम्स हमने देखा कि ये जो वैक्स है ये जरा ज्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। या एक मैं आपको बताऊं कि आपको कान साफ करने की जरूरत, आप कहेंगे मैम पता नहीं गंदी है लेकिन आपको कान साफ करने की जरूरत नहीं होती। आपने बिल्कुल भी कॉटन बर्ड से, स्टिक से, पिन से अपने कान को नहीं साफ करना। एक नेचुरल मैकेनिज्म बना हुआ है, वो खुद साफ हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो लोग पंगे लेते हैं उनमें मसले होते हैं। बहरहाल ये नेचुरली वहां से डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन किसी पैथोलॉजी की वजह से अगर वैक्स जो है वो वहां पे जाहिर है एक्यूमुलेट होगी, तो उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ब्लॉक हो जाएगी बेटे, तो इस ब्लॉकेज को हम लोग कहते हैं केराटोसिस ऑप्टर्नस, ठीक है। सो हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, केराटोसिस ऑप्टर्नस, या OBTURNAS। अच्छा, मैं अपना ये सारा कुछ डिंगरा से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अपने सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डिंगरा में नहीं लिखी होगी, हम देख लेंगे, ठीक है। सो केराटोसिस ऑप्टर्नस जो है वो हो जाता है। और अब ये बात आ जाती है कि इसके अंदर जो है वो यहाँ पे वैक्स पड़ी हुई होगी, और वैक्स के अंदर बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स भी होंगे, डेड सेल्स भी हैं, ऑयली सिक्रीशंस भी हैं, लिपिड्स भी हैं, बहुत सारा गंद है। बात ये है, मसला ये है कि ये डेड सेल जो है ये बोन को इरोड कर सकता है और फेशियल नर्व को डैमेज कर सकता है। सो वैक्स इतनी लाइट आपने नहीं लेनी, ये वहां ना सिर्फ ब्लॉकेज करती है बल्कि इवन ये बोन की इरोजन भी कॉज कर सकती है, और ये फेशियल नर्व की इरोजन भी कॉज कर सकती है। इसका मतलब है हमें इसको देखना है और ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है, हम कभी भी इसको ऐसे मतलब किसी डायरेक्ट चीज से वो करने की कोशिश नहीं करते। हम सबसे पहले वैक्स डिसॉल्वेंट स्प्रेज होते हैं वो ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। सो उन डिसॉल्वेंट स्प्रेज की वजह से आपकी जो वैक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और वो ना सेमी सॉलिड स्टफ में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही वो सेमी सॉलिड स्टफ में कन्वर्ट होगी तो हम लोग क्या कर लेंगे, माइक्रो सक्शन कर लेंगे और सारी वैक्स को रिमूव कर लेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ वैक्स एनोमली, कि वो अगर एक्यूमुलेट हो रही है तो वो फेशियल नर्व बोन की इरोजन कॉज कर सकती है, और इसको हम केराटोसिस ऑप्टर्नस कहते हैं। और ये आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट इसका जरूरी है कि आपने डिसॉल्वेंट देने हैं, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना है, देन इसको सब कर लेना है, माइक्रो सक्शन करनी है। अब बेटे मैंने आपको कंजेनिटल पढ़ा दिया, पिना पढ़ा दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर वैक्स की बात हो गई। अब ना इंपॉर्टेंट बात आ रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का इन्फेक्शन, ठीक है। अब आपको पता है हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम कहते हैं लेटरल 1/3 है और हमारे पास ना मीडियल 2/3 है। ऐसी बात है बेटे, जो लेटरल 1/3 है, क्योंकि आपको पता है ये कार्टिलेजिनियस पार्ट है और इसके अंदर ना हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इन हेयर फॉलिकल्स के अंदर सिक्रीशन हो रही होती है। इन हेयर फॉलिकल्स का अगर इन्फेक्शन होगा तो हम इसको बोलेंगे लोकलाइज है। देखो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के इन्फेक्शन को हम बोलेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। ओटाइटिस एक्सटर्ना को डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन कि ये सिर्फ लेटरल 1/3 को इन्वॉल्व कर रहा है या पूरी कैनाल को इन्वॉल्व कर रहा है, हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एमसीक्यूज आता है, जो मेरा भी गलत था, अगर मेरे तो सारी गलत होते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू आता है बेटे कि आपका जो एक्सटर्नल 1/3 है वो किस ऑर्गेनिज्म से होता है और डिफ्यूज किस ऑर्गेनिज्म से होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो एक्सटर्नल 1/3 है ना, इसमें हेयर फॉलिकल्स होती हैं, और इन हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करता है ना वो आपके पास है स्टेफ ऑरियस। कौन इन्फेक्शन कॉज करता है, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। सो आपके पास जो लोकलाइज फ्रंक्यूलोसिस है, जो लोकलाइज इन्फेक्शन है आउटर 1/3 का हेयर फॉलिकल्स का, दैट इज बेसिकली ड्यू टू स्टेफ ऑरियस। और बेटे जो डिफ्यूज है, जो कि सारी कैनाल को इन्वॉल्व करेगा, वो डिफ्यूज होता है आपके पास सूडोमोनास की वजह से। ये आपको याद रहेगा, ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा ना। स्टेफ ऑरियस में हम क्या देते हैं, सेफेलोस्पोरिन्स, सेकंड थर्ड जनरेशन स्पेलोस्पोरिन्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीस्टेफेलोकोकल पेनिसिलिन्स, और सूडोमोनास में पेप्रासिलिन। तो थोड़ा इनका ट्रीटमेंट वेरी करता है। समझ आ रही है, नहीं किधर है बच्चे, समझ, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का इन्फेक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना। एक्यूट
ओटाइटिस एक्सटर्ना। एक्यूट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि पेशेंट कहता है कल से परसों से बहुत मुझे दर्द है, ठीक है, कान में बहुत ज्यादा। ओटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन और एक्सटर्ना का मतलब है एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर में से भी किसकी? एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल की। तो ये इसका वर्ड मीनिंग हो गया। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर सिर्फ इसको इन्वॉल्व करेगा तो लोकलाइज है विच इज ड्यू टू बेसिकली स्टेफ ओरियस, और अगर होल है तो वो ज्यादातर सूडोमोनास की वजह से है। बात आती है आपके पास सिनेरियो पकड़ना कैसे है, वो कहेगा बहुत स्वेयर पेन था, इतना स्वेयर पेन था कि वाज नॉट एबल टू स्लीप, सो नहीं सकी। हिस्ट्री होगी उसकी बहुत ज्यादा कॉटन बर्ड्स यूज करने की, और जब आप ईयर के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको फ्रंकुलोसिस यानी कि छोटे छोटे वो रुई 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 सी नहीं होती, छोटी कतरा कतरा कॉटन बर्ड की रुई वगैरह अंदर पड़ी हुई होगी। बड़ा शदीद दर्द होगा। ये मैं कल आपके साथ एक केस डिस्कस करूंगी। अब बात आ जाती है कि आपने डायग्नोसिस करनी है। तो डायग्नोसिस में यही है बेटे कि आप लोग ना इसको एग्जामिन करते हो। एग्जामिन में आपने ये करना है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर, इस इंडेक्स फिंगर को ना आपने ट्रेगस प्रेस करना है। आप ट्रेगस प्रेस करोगे तो पेशेंट चीख उठेगा, उसको इतना शदीद दर्द होगा, शार्प पेन होता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेगल साइन। यानी आपने क्या करना है, ट्रेगस के ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर को टच करना है तो उसको बड़ा शार्प पेन होगा। इसको हम ट्रेगल साइन भी कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उसको एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ठीक है। और पोस्ट ओरल ग्रूव देते हैं, वो भी यूजुअली ऑब्लिटरेटेड होता है। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, डायग्नोज कर लिया। दूसरी बात है कि हम लोग अब इसको ट्रीट किस तरह से करें। तो क्योंकि बेटे ये एक इन्फेक्शन है ना, तो जाहिर है हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या देनी है, एंटीबायोटिक्स। अब डिपेंड करता है कि वो डिफ्यूज है, लोकलाइज है, फिर उस पर डिपेंड करते हुए हम लोग जो है वो स्टेफ ओरियस के लिए मेडिसिन दे सकते हैं और सूडोमोनास के लिए देंगे। दूसरी बात है कि मैंने बताया कि उसको बड़ा शदीद पेन होता है, सो पेन को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या अप्रोच करनी है, एनाल्जेसिक्स देने हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देने हैं। और तीसरी बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा ये आप लोगों ने अपनी ईएनटी ओपीडी में जाओगे तो उनको कहना कि हमें ना एक थमाइडल ग्लाइसरीन पैक्स दिखाएं। ये बेटे इतना ना, कभी तुम लोगों ने, हमें कौन सी चीज था, बहुत सारी चीजें यार, हम पैकिंग में जब मंगवाते हैं ना तो हम देखते हैं उनके अंदर ना छोटी सी एक थैली सी पड़ी हुई होती है, इतनी छोटी सी थैली सी, और उसको अगर हम खोलें तो उसमें ना ऐसे डॉट 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 ऐसी कुछ चीजें वो पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से खराब ना हो या बैक्टीरिया ग्रो ना करे, इस तरह की बहुत, उस तरह की एक छोटी सी थैली होती है, एक्थमाइडल ग्लाइसरीन इसे कहते हैं। वो ये एक्थमाइडल ग्लाइसरीन हम लोग क्या करते हैं, कान के अंदर डाल देते हैं। छोटा सा पैकेट सा होता है, वो कान के अंदर रख देते हैं। जब वो आप कान के अंदर रख देते हो बेटे, तो उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो सारी एडीमा फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है और एब्जॉर्ब कर लेता है वो पैकेट। और वो पैकेट हम बाहर निकाल देते हैं तो अंदर जितनी भी स्वेलिंग और एडीमा हुआ है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। बात समझ आइए। तो तुम लोगों ने अपनी ओपीडी में जाना और उनको कहना है हमें ये एक्थमाइडल ग्लाइसरीन पैकेट्स दिखा दे। पिछले दिनों हमारी पेशेंट थी, उसको टेम्पनिंग मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी, परफोरेशन थी, उसकी सर्जरी की अंदर, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन और एडीमा के साथ वो आ गई। तो फिर सर ने इसके अंदर एक्थमाइडल ग्लाइसरीन पैक्स इंसर्ट किए, फिर हमें दिखाए, ठीक है। तो ये चीज जो है वो भी आप लोग इसकी अप्रोच में करते हो, सही है। एक बात ये कि ये जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है ये हॉट क्लाइमेट या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में नजर आता है, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल ईयर भी कहते हैं या स्विमर ईयर भी कहते हैं। सो बॉक्सर ईयर अलग चीज है, ये स्विमर ईयर भी कहलाता है। क्या अप्रोच है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स और एक्थमाइडल ग्लाइसरीन के पैकेट फॉर रिडक्शन ऑफ एडीमा। 2 दिन तक वो अंदर रहते हैं, तीसरे दिन में खुद ही पैकेट बाहर आ जाता है, या आप खुद भी इसे रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट इन्फेक्शन जो हमारे पास है दैट इज ओटोमाइकोसिस। आप लोग मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे साथ हैं बेटे। साइनसेस क्या थी, एक्सटर्नल ओपनिंग्स थी। फेस्ट्यूलास क्या थे, इंटरनल ओपनिंग्स थी। बैट ईयर्स क्या थे, एंटी हेलिक्स मौजूद नहीं था, ऑटोप्लास्टी कर दी हमने। एनोशिया क्या था, आपका पिना ही नहीं है। माइक्रोशिया क्या है, पिना बहुत छोटा है। एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल, एट्रीजिया क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल का सुराख ही नहीं है, कैनेलोप्लास्टी करेंगे। उसके बाद कहा कि सिरोमन जो है वो सॉरी, हमने कहा कि पिना के अंदर हीमाटोमा हो सकता है जिसकी कॉम्प्लिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन हो सकता है, पस हो सकती है, डिरेंज हो सकती है, फाइब्रोसिस स्कारिंग हो सकती है। देन नेक्स्ट चीज मैंने आपको क्या बताई है, ये एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कि आपने याद रखना है लोकलाइज एंड डिफ्यूज हो सकता है। और अब मैं आपको ओटोमाइकोसिस बता रही हूँ। ऑटोमाइकोसिस बेसिकली ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एक फंगल इन्फेक्शन है, और इसकी 3 स्पीशीज हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो यही होता है कि आपको अंदर जब आप एग्जामिन करते हो तो ये ब्लैक नजर आती है, और ये होती है एस्परगिलस नाइग्रा की वजह से, और मोस्ट कॉमन यही है, ये आपसे पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे जो है वो ग्रीन हो सकती है, या फिर हम लोग कहते हैं व्हाइट हो सकती है। व्हाइट तो आपको पता है किसकी वजह से होता है, कैंडेडा अल्बिकेन्स की वजह से, और जो ग्रीन होती है वो भी होती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से, ठीक है। पेशेंट कैसे आएगा, आपको कैसे पता चलेगा इसको ऑटोमाइकोसिस है, पेशेंट आपके पास आएगा स्वेयर इचिंग के साथ, कहेगा जी डॉक्टर साहब इतनी कानों में खारिश है, मेरा दिल कर रहा है मैं इतनी क्या कर दूं, कभी पिन्ने मार है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद साथ ही वो आपको कहेगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा कान ना ब्लॉक्ड हुआ है, बंद हुआ है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हियरिंग स्टेटस है उसका रिड्यूस हुआ होगा, और ईयर के अंदर डिस्चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया आपको कि इचिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, पेन नहीं है, इचिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आपने डायग्नोसिस के लिए जब उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, पिक्चर्स में दिखाऊंगी आप लोगों को, एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो फंगल ग्रोथ है ना वो बड़ी आसानी से नजर आ रही होगी। गंदी सी, जैसे ब्रेड घर में रख दो बहुत दिन पड़ी रहे तो उसको ग्रीन सी फंगस गंदी सी लग जाती है, काली फंगस लग जाती है, उस तरह का फंगस सामने कान में नजर आ रहा होगा। ठीक है, सो फंगल ग्रोथ नजर आ रही होती है, इसका कलर नजर आ रहा होता है जिससे आप ऑर्गेनिजम्स को गेस कर सकते हो। अगर वो ब्लैक है तो वो फिर आपके पास एस्परगिलस नाइगर है, ग्रीन है तो फ्यूमिगेटस है, और अगर व्हाइट है तो वो कैंडाइडा है। अर्ली में कहता है कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन कवर्ड हुई होती है, उसको वेट ब्लॉटिंग पेपर कवरिंग कहते हैं, और बाद में आपको ये नजर आ रहा होता है। अब बात है डायग्नोसिस हो गई, तो आप इसे ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट बेटे हम लोग इसको ऐसे करेंगे कि हम लोगों ने जो हमने उसको कहना है कि जो कॉटन बर्ड्स का यूज है ना वो कम करे, क्योंकि कॉटन बर्ड्स अगर वो बार बार इचिंग को कम करने के लिए यूज कर रहा है ना, कानों में कुछ मार रहा है, तो उससे एब्रीजन हो रही हैं और इन्फेक्शन फर्दर स्प्रेड कर रहा है। एक तो आप लोगों ने इसको मना करना है कि कॉटन बर्ड्स यूज ना करें। दूसरी बात है कि आपने वहां पे जो भी वैक्स है ना उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। वैक्स को आप कैसे रिमूव करोगे? अगर तो वो सेमी सॉलिड है तो आप उसकी माइक्रो सेक्शन कर लो, क्योंकि इस वैक्स के अंदर बेसिकली ग्रो हुआ हुआ है फंगस। ठीक है, माइक्रो अगर वो सॉलिड है तो फिर आप पहले डिसॉल्वेंट दे दो और फिर आप उसको निकाल दो। तो ये बेटे इसकी ना स्टेप वाइज अप्रोच होती है। स्टेप वाइज अप्रोच में दोबारा बता देती हूँ, ऑटोमाइकोसिस की अभी रिसेंट मैंने दी है पेपर, उसमें थी। तो स्टेप वाइज अप्रोच क्या है? नॉट टू यूज कॉटन बर्ड्स। एक तो आपने उसको समझा देना है कि कॉटन बर्ड्स जो है उसमें यूज नहीं करने। पूछेगा क्यों, तो आपने बताना है एब्रीजन कर सकता है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलेगा। ठीक है, ये पीछे तुम्हारे सीएनएस में जाना शुरू कर देगा। दूसरी बात है कि जितनी भी वैक्स है ना वो सारी की सारी आप वहां से रिमूव कर दें, कान को साफ कर दें। वैक्स को रिमूव करने के लिए बेटे आप लोग माइक्रो सक्शन वाला प्रोसीजर कर सकते हैं, ओरल टॉयलेट, यानी आपने बिल्कुल उसको साफ करना है। एंड देन हम लोगों ने एंटी फंगल ड्रॉप्स दे देने। एंटी फंगल में हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा फ्लूकोनाजोल हो गया या कीटोकोनाजोल हो गया या नियोमाइसिन हो गया, ये ड्रॉप्स दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, एमसीक्यू में आ सकती है, हम लोग इसको सिंगापुर ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगापुर ईयर कहते हैं, क्योंकि सिंगापुर एक मुल्क है और उसमें ENT में 100% जो पेशेंट ईयर के प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं ना, 70% को ऑटोमाइकोसिस होती है। तो उनमें फंगल इन्फेक्शन का रिस्क या बहुत ज्यादा है, प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको सिंगापुर ईयर भी कहते हैं। बॉक्सर ईयर बताया, ट्रॉपिकल या स्विमर ईयर बताया, और सिंगापुर ईयर बताया। याद रहना चाहिए तुम लोगों को। बस आखिरी चीज रहेगी, अगर मैं तुम लोगों को छुट्टी दूंगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी 2 MCQs, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो वो कहता है कि ऑटोमाइकोसिस मोस्ट कॉमनली कॉज बाय, किससे होती है मोस्ट कॉमनली? हाँ जी, जब तुम लोग बोलते फंगल ही हो ना तो इन्फेक्शन। मुझे बहुत गुस्सा आता है। नहीं ना, फम्मीगेटिस नहीं बना, एस्परगिलस नाइग्रा, ब्लैक वाली मैंने ये देखो ना कहा सबसे कॉमन है। ये तो ग्रीन है, फम्मीगेटिस कैटस ग्रीन, ब्लैक वाली सबसे कॉमन है, दैट इज ड्यू टू एस्परगिलस नाइगर। अच्छा, और फ्रंकुलोसिस मोस्ट कॉमनली कॉज बाय स्टेफ और स्टैफ ओरियस। अगर तुम मुझे मेरे साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी, फिर मैं कल से सेशन खत्म कर दूंगी। ठीक है अच्छा ठीक है बेटे, बस हमारे 2 चीजें रह गई, मैं आपको पढ़ा के छुट्टी देती हूँ, मुझे तुम लोग थक जाते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज बेटे हमारे पास आ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोसाइट एक्सोस्टोसिस, या फिर हम लोग ना इसको सरफर ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफर ईयर। मैंने अभी आपको बताया वो लोग जो कोल्ड वाटर में रहते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं, वहां पे ना ये एक क्या कहते हैं, बॉडी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, और यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है यहाँ पे ना बोनी ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ताकि जो ठंडा पानी है वो अंदर ना जाए और कैलोरिक स्टिमुलेशन ना हो जाए, पेशेंट को वर्टिगो डिजीनेस ना हो जाए। ठीक है, तो ये बॉडी जो है वो बेसिकली कंपनसेट करती है, जिससे यहाँ पे बोनी ओवर ग्रोथ हो जाती है, और इस बोनी ओवर ग्रोथ को हम सरफर ईयर या एक्सोस्टोसिस कहते हैं, यानी बाहर की तरफ वो निकला हुआ है। वैसे तो बेटे आपने याद रखना ये बड़ी बिनाइन कंडीशन होती है और कॉस्मेटिकली थोड़ी डिसफिगर होती है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसने आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और वैक्स की एक्यूमुलेशन हो गई है, तो फिर आप लोग जो है वो इसकी सर्जरी परफॉर्म करते हो बोन की, और इसको रिमूव कर देते हो। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट वाली जो चीज है हमारे पास, दैट इज बेसिकली मायरिंगाइटिस बुलोसा बुलोसा, हाँ मायरिंगाइटिस बुलोसा हेमरेजिका। ठीक है, अब ना इसके 3-4 नाम है। इसमें बेटे ये होगा, अब देखो पिन्ना का बता दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का बता दिया, अब हम टेम्पनिक मेम्ब्रेन को पढ़ने लगे। एंड पे ना मैं एक डायग्राम में सारे लेबल कराती हूँ आप लोगों से। इसमें बेटे ये होगा कि आपकी जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन हमने कल पढ़ी वो फ्लैसिडा एंड दिस एंड मेडल ऑफ एंगल्स, इसके ऊपर ना बुल्लास बने हुए होते हैं। ठीक है, जब आप
उससे देखते हो, एग्जामिन करते हो, तो आपको इसके अंदर क्या नजर आते हैं, बुल्लाज नजर आते हैं। और ये बुल्ला सम टाइम जो है वो रप्चर हो जाते हैं। जब ये रप्चर हो जाते हैं तो फिर यहाँ से डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं मेनिंगाइटिस। का मतलब है टेम्पनिक मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन, बुला हुआ है, हेमरेज का, यानी साथ में हेमरेज भी हो सकता है। इसको हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका भी कह सकते हैं, या मेनिंगाइटिस बुलोजा हेमरेजिका भी कह सकते हैं। अगेन सबसे कॉमनली ये होता है, मोस्ट कॉमनली होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से। और कहते हैं बस पहले इन्फेक्शन हुआ, फिर बुलास बन गई, और फिर समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ बुलास नहीं, वेजिकल्स भी बनती हैं, और वेजिकल ज्यादातर बनती हैं हर्पिस की वजह से। सो उसको हम हर्पिस और टाइकस मेनिंगाइटिस कहते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है, सो वेजिकल और बुलास बनते हैं, तो इनकी दोनों की अलग अलग कॉजेज हैं, ये आपने याद रखनी है। क्लिनिकली पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, अगर टेम्पनिक मेम्ब्रेन के ऊपर बुलास बने हुए हैं तो जाहिर है उसको पेन भी होगा, और साथ में ना उसको हियरिंग लॉस भी होगा। हियरिंग लॉस इसलिए कि बुलास टेम्पनिक मेम्ब्रेन को काफी थिक कर देते हैं, तो आवाज आगे जो है वो जाती नहीं है। ठीक है, और साथ साथ आपकी कंप्लेन के अंदर डिस्चार्ज हो सकता है, और डिस्चार्ज स्पेशली ब्लड के साथ होगा, इसलिए तो हम लोग इसको हेमरेजिका कहते हैं। ट्रीटमेंट बेटे हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट हमने ये करना है कि एंटीबायोटिक्स देनी है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से है। साथ में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के साथ साथ स्टीरॉयड की ड्रॉप्स दे देने हैं, और स्टीरॉयड ड्रॉप्स के साथ हम लोग, हाँ एक चीज ये है कि एक एमसीक्यू है कि एक पेशेंट है, ठीक है, और उसको ना टेम्पनिंग, उसको ना हेयरिंग लॉस था और ब्लड के साथ डिस्चार्ज हो रहा था बैक 10 डेज बैक जब वो हमारे पास आया, और अब हमने उसको मेडिसिन दी, और अब जब वो आया तो सरप्राइजिंगली, वैसे ही हमने ऐड कर दिया वर्ड, सरप्राइजिंगली नहीं था लिखना चाहिए, जिससे मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा, सरप्राइजिंगली कहता है कि हमें नजर आई सैगो गंग्रीन अपीयरेंस ऑफ टेम्पनिक मेम्ब्रेन। तो आप बताएं कि ये क्या है, क्या ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, क्या ये इसकी क्रॉनिक स्टेज है, क्या ये इसकी हीलिंग स्टेज है? तो यस, ये इसकी हीलिंग स्टेज है बेटे। जब बुलास वगैरह होते हैं ना तो काफी रेडर होता है, तो अगर ये सैगो ग्रीन होना शुरू हो गया ना तो ये इसकी हीलिंग स्टेज है, और ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया हुआ है पेपर्स में। सो ये आपने याद रखना है। अब मैं आप लोगों को आखिरी चीज पढ़ाने लगी हूँ, यहाँ तक फिर भी कोई मसला है तो मुझे बता दो। नो, हम आखिरी टॉपिक करने लगे। कोई मैम इसका मसला नहीं। ऑर्गेनिज्म बता दें एक दफा। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, नमूनिया, जिससे नमूनिया होता है। ठीक है, अच्छा अब बेटे हम लोगों ने आखिरी चीज करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आती है, दैट इज मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब आपको लगेगा मैम ये कह रही है कि जी ओटाइटिस एक्सटर्ना में मेलिग्नेंसी हुई है। नहीं 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 नहीं, मेलिग्नेंसी इसका मिसनोमर है, ये होता है बेसिकली इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन ना बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है। क्या है, एक तो पहली बात है ये इन्फेक्शन है, ये रैपिडली प्रोग्रेस करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, उनने मेंशन किया होगा कि पेशेंट को डायबिटीज है, या फिर उनने मेंशन किया हुआ होगा कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी उसको HIV है या जो भी है, लेकिन ज्यादातर वो लोग कहते हैं कि डायबिटीज है। ठीक है, अब अगर उसको डायबिटीज है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, रैपिडली इन्फेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, तो मोस्ट कॉमनली ये होता है बेटे सूडोमोनास की वजह से ही। ठीक है, सूडोमोनास की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने इसमें देखनी है, एक तो जाहिर है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, और दूसरे ना पेशेंट का वो सिम्टम्स। एक तो बेटे जाहिर है उसको पेन तो होगा ही होगा, क्योंकि इन्फेक्शन में तो पेन होता ही होता है। दूसरी बात है उसका डिस्चार्ज भी हो रहा होगा, कान से कुछ ना कुछ गंद मंद निकल रहा होगा। तीसरी बात बेटे, जब हम उसको एग्जामिन करेंगे ना, ये आप लोगों ने मस्ट 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 देखनी है, तो नेकेड बोन नजर आएगी उसके अंदर, क्योंकि ऊपर से वो सारी नेक्रोसिस हो जाती है, हड्डी नजर आ रही होती है। ठीक है, बोन के अलावा आपने याद रखना है कि हमें ना वहां पे ग्रैन्युलेशन टिश्यूज मिलेंगे, ये आपने बहुत अच्छा याद रखना है। और बोन की नेक्रोसिस हुई भी होगी। क्यों बेटे, क्योंकि ना ये फैलता है, ये आपकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये यहाँ से ना बोन्स में जाना शुरू कर देता है, ना सिर्फ बोन्स में, ये बल्कि आपके स्कल में चला जाता है, और इवन ये डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर वो ये कह रहा है कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, डायबिटिक है, अपॉन एग्जामिनेशन ग्रैनुलेशन एंड नेक्रोसिस जरूर मेंशन कर देगा, तो आपको समझ आ गई ये मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की बात हो रही है। ठीक है, सो ग्रैनुलेशन होगा, बोन की नेक्रोसिस उसने कहा हो रही होगी, और उसको हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस कहेंगे जब बोन की नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, अच्छा अब कहता है कि अब ये बताएं कि ये इस तरह से स्प्रेड क्यों कर रहा है, ये बोन्स में कैसे पहुंच जाता है। तो बेटे आपने ये याद रखना है कि आपकी ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना, इसका जो कार्टिलिजीनियस पार्ट है, ये जो कार्टिलिजीनियस पार्ट है, इस कार्टिलिजीनियस पार्ट में ना 2 से 4 फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स को हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ सेंटोरिनी। क्या कहते हैं? फीचर्स ऑफ सेंटोरिनी।
ये वो मेन फीचर्स हैं जो इन्फेक्शन को यहाँ से स्प्रेड कराते हैं आपके स्कल की तरफ, ऑस्टियोमाइलाइटिस और डेथ हो सकती है। दूसरी बात तो कहता है कि जो बोनी पार्ट होता है ना, बोनी पार्ट के अंदर भी फोरामेन होती है फ्लोर में, उस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन हुश्का। लेकिन आपने ये याद रखना है जो फोरामेन हुश्का होती है ये 4 साल की एज में ना क्लोज हो जाती है। ये डिजीज आपका क्लियर कट लिखा हुआ होगा 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट, तो 60 ईयर ओल्ड में ये तो बंद है। तो फिर अगर वो आपसे सोर्स पूछ लेते हैं तो वो सेंटोरिनी है, ठीक है। सो फोरामेन ऑफ सेंटोरिनी बेसिकली जो कार्टिलेजिनियस पार्ट में, सी से कार्टिलेजिनियस, सी से सेंटोरिनी, ये आपके पास क्या करते हैं, इन्फेक्शन को जो है वो स्प्रेड कराते हैं बोन्स की तरफ से, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। अब बेटे जब ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस ये है कि जाहिर है बोन्स की नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है। दूसरी बात है क्रेनियल नर्व पॉल्सी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्रेनियल नर्व पॉल्सिस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और उसमें से भी सबसे ज्यादा कॉमन फेशियल नर्व पॉल्सी होती है और उसकी वजह से बेल्स पॉल्सी हो जाती है, फेस की एक साइड पैरालाइज हो जाती है और बहुत सारे मसले। बात आती है कि आप लोगों ने इसको डायग्नोज किस तरह से करना है और आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। डायग्नोसिस बेटे हम लोग इसका सीटी स्कैन करते हैं, मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। सॉरी, सीटी स्कैन पे आपको बहुत सामने बोन डिस्ट्रक्शन, बोन नेक्रोसिस नजर आ जाती है। दूसरा फिर हम लोग इसका एक स्कैन होता है, इसको पता नहीं टर्शियम पता नहीं TC99 ml, वो स्कैनिंग हम करते हैं। तो उससे ये होता है कि वो स्कैन बेसिकली ये करेगा कि जो हम लोग डाई डालेंगे ना, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं अगर वो ज्यादा है, बोन डिस्ट्रक्शन हो रही है तो ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा है, तो वो सारे स्कैन को खा जाएंगे और वो ऑस्टियोक्लास्ट बड़े प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज्यादा है, तो ये नजर आ जाएगा। स्पेक्ट स्कैन भी हम इसके लिए कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर उसको ये ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो हम लोगों ने उसको जो है वो ट्रीट किस तरह से करना है बेटे। तो ट्रीटमेंट आप लोगों का यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ये लोग आता भी है पेपर में। तो मैंने आपको बताया मोस्टली इसको मसला क्या होता है, इसको डायबिटीज होती है, तो सबसे पहले आपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है। दूसरी बात है कि आपने इसकी साफ सफाई करनी है, कान की जो भी इसमें डेड टिश्यू वगैरह पड़े हुए रिमूव करना है। तीसरा मैंने आपको बताया ये सबसे कॉमनली होता है सूडोमोनास की वजह से है, तो आपने एंटीबायोटिक यानी जेंटामाइसिन या 3rd जनरेशन या फिर मिनोलॉन्स वगैरह देके एंटीबायोटिक अप्रोच करनी है, इसको ट्रीट करना है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, यानी आपने उसको क्या किया है, उसके रिस्क फैक्टर यानी डायबिटीज या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसको कंट्रोल करना है, ईयर की सफाई करनी है। देन क्योंकि इसका रीजन ये है कि सूडोमोनास रैपिडली स्प्रेड कर रहा होता है तो हमने उसको वो करके ट्रीट करा लेना है। तो ये बेटे आप लोगों की आज तक की यहाँ तक की बातें थी, ठीक है। यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको पहले कराए हैं। अभी मैंने 2-3 चीजें आप लोगों को बुक से बता देती हूँ, लेकिन अगेन अब मैं आप लोगों को थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। आपने याद रखना है साइनस मोस्ट कॉमनली डेवलप कहाँ से होती है, सेकंड क्लेफ्ट से, ठीक है। फेस्टुला मोस्ट कॉमनली डेवलप कहाँ से होता है, सेकंड क्लेफ्ट से। ओपन जाके कहाँ होता है, टॉन्सिलर पिला में, टॉन्सिलर हाँ फोसा में या पिला में, ठीक है, पिलाए में। उसके बाद मैंने आप लोगों को बैट ईयर बताया, बैट ईयर को ट्रीट करने के लिए जो यूज होती है दैट इज ऑटोप्लास्टी। बैट ईयर के बाद हम लोगों ने क्या बात की, माइक्रोशिया और एनोशिया, और उसमें मैंने आपको जितनी क्लिनिकल अप्रोच बताई है, मैं नहीं कहती हूँ तुम लोग अभी एग्जाम के लिए कर लो, मुझे पता है कुछ लोग बहुत इरिटेट होते हैं ना, मैम एक्स्ट्रा चीजें बताती हैं, तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं अच्छा लगता बहुत सारी क्लिनिकल रेलिवेशन, तो वो फॉर्मली भी मुझे कन्वे कर सकता है, ऐसे भी बता सकता है, मैं इनको रिड्यूस कर दूंगी, ठीक है बेटे। उसके बाद आपको बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए कि कैन्युलोप्लास्टी क्या है, एंड देन मैंने अभी आपको बताई मियाटोप्लास्टी क्या है, ठीक है। इससे हम नई किनार बनाते हैं, इससे हम पुरानी को वाइडन कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने हीमाटोमा पढ़ा जिसको हम बॉक्सर ईयर भी कहते हैं, जिसको हम कॉलीपॉल ईयर कहते हैं, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें हमें इनिशियली नीडल एस्पिरेशन और बाद में सर्जिकल ड्रेनेज करना पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का चलो एट्रीजिया हो गया, फिर इन्फेक्शन है जिसमें हमारे पास एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना, बड़ा स्वेयर डीप प्रोशिएटिंग पेन है, वो सो नहीं सकती, आपके पास आ गई, आपने देखना है वो डिफ्यूज है या फिर वो लोकलाइज है, लोकलाइज है तो स्टाफ ओरियस है, डिफ्यूज है तो सूडोमोनास है, ठीक है बेटे। देन मैंने आपको कराया, देन हमने क्या किया, एक्सटर्नल ऑडिटरी ओटाइटिस एक्सटर्ना के बाद भी हमने 2 चीजें की, हाँ ऑटोमाइकोसिस की। ऑटोमाइकोसिस में आप लोगों ने कहा कि ब्रेन ब्लैक वाली जो फंगल ग्रोथ है वो सबसे कॉमन है और इसको भी हमने स्टेप वाइज अप्रोच करनी है। देन ये मेनिंजाइटिस बिलोजा वगैरह इंपॉर्टेंट थे वो बताएं, और मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बताया। इसमें से कहीं कोई मसला है तो मुझे बताओ, मुझे कन्वे करो, उसके बाद मैं आप लोगों को डिंगरा से बताती हूँ। हाँ जी, एनीवन सुना या सुना ही नहीं है? तो मैम क्लियर है, समझ आई है या समझ ही नहीं आई? आई है मैम। मैम समझ आई है। एग्जॉस्टोसिस में बेटे जो आपका कान होता है ना, उसकी हड्डी ना, जो ये जहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट हो रही है, ये ना कंपनसेट करती है कि अंदर ना पानी ना जाए, ठीक है। तो कंपनसेशन की वजह से यहाँ से ना हड्डी बाहर को आ जाती है जो ना इसको तंग कर देती है कैनाल को। मैं अभी तस्वीर दिखाती हूँ आपको,
अच्छा, ये अगर तुम लोग कर लो ना तो इस चैप्टर में से तुम लोगों का कुछ गलत नहीं हो सकता। अब वो वाले बच्चे जिनको बहुत शौक होता है बुक वाला, अब हम जरा बुक से भी देख लेते हैं कि बुक में इनने क्या बताया हुआ। बुक में सबसे पहले हम लोग जरा टेम्पनिक मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन में ना क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो वो कहता है कि एक तो अच्छा, अब ये मैंने इसलिए भी यहाँ पे टच नहीं किया क्योंकि आगे ना इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है मिडिल ईयर में टेम्पनिक मेम्ब्रेन सारे मसलों में। देखो, टेम्पनिक मेम्ब्रेन आपके पास रिट्रैक्टेड हो सकती है। सबसे पहली बात उसने ये लिखी हुई है कि टेम्पनिक मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हुई भी हो सकती है। अगर वो रिट्रैक्ट होगी तो कॉर्न ऑफ लाइट एब्सेंट होगी, और ये बहुत सारे डिजीजेस में देखा गया जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी बात बेटे उसने कहा कि इसके अंदर वो मेरिंगाइटिस बुलोजा हो सकता है, और ये मैंने आपको बता दिया इसमें पेनफुल कंडीशन है जिसमें उसके ऊपर बुलास बने हुए होते हैं, और ये होता किसकी वजह से है। अच्छा, अब ये ना दो इसमें चीजें हैं। हमारे जो अभी ईएनटी सर्जन है उन्होंने कहा कि आपने ये याद रखना है कि ये ज्यादातर जो है वो होता किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, लेकिन कुछ बुक्स अभी तक ये कहती हैं कि माइकोप्लाज्मा नमूनी की वजह से होता है। सो अगर आप बुक को फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, आप नई रिसर्चर्स को फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर तो बुलाज है तो वो बुलोजा है, लेकिन अगर वहां पे वेसिकल्स बनी हुई है तो वो हर्पेस है। बस इतनी सी बात इसने लिखी हुई है। देन हमारे पास आता है मेरिंजाइटिस ग्रैनुलोजा। समटाइम हम ये देखते हैं कि वहां पे ना नॉन ग्रैनुलेटस या नॉन स्पेसिफिक ग्रैनुलेशंस बनी हुई होती हैं, और ग्रैनुलेशंस वैसे ज्यादातर किस केस में बनती हैं, जब हमारे पास मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है। देन कहता है टेम्पनिक मेम्ब्रेन ट्रोमेटिकली रप्चर हो सकती है, कोई ट्रोमा हो गया तो वो इस केस में रप्चर हो सकती है। और आखिरी बात उसने कहा एट्रोफी इसकी स्टार्ट हो सकती है, या रिट्रैक्टेड पॉकेट्स अंदर की तरफ डेवलप हो सकते हैं। और टेम्पेनोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि जब आपकी टेम्पनिक मेम्ब्रेन के ऊपर ना व्हाइट चौकी से प्लैक बन जाए तो हम लोग इसको टेम्पेनोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन ये कोई इतनी, या फिर परफोरेशन हो सकती है। तो ये एक बहुत माइनर सी इसमें टेम्पनिक मेम्ब्रेन की टर्म्स लिखी हुई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या कॉमन चीज थी मेरिंगाइटिस बुलोजा हेमरेजिका जो पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब अगर आप यहाँ से डिजीजेस को भी देखना चाहें, बहुत माइनर माइनर सी टर्म्स, यानी सबसे पहले इसने कहा एनोशिया का क्या मतलब है, छोटा ईयर। है ही नहीं, माइक्रोशिया का मतलब है छोटा और मैक्रोशिया का मतलब है बड़ा। देन बेटे इसने बैट ईयर को डिस्कस किया, कप ईयर को, सारी मैंने आपको वैसे ही बताई है चीज। उसके बाद हम ऑरिकल के ट्रोमा के ऊपर आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, जो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ऑरिकल में हीमाटोमा है, यानी वही ब्लड जमा हुआ है बीच में, तो वो क्या हो सकता है और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या है, हम इसको कॉलीफॉल या बॉक्सर ईयर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। देन कहते हैं लेसरेशंस हो सकते हैं। देखो, ये कंजेनिटल लेसरेशंस भी प्रेजेंट हो सकती हैं, या फिर इवोल्टेड पिना हो सकते हैं, इसकी शेप चेंज हुई भी होगी। उसके बाद कहता है कि इंजरी टू फोर्स फाइट वेरी करती है, उसकी वजह से अगर आपको कोई चीज आके वहां कट कर गई है या काट गई है तो उसकी वजह से एडीमा शीमा हो सकता है। और एक चीज ये कॉस्की में स्लाइड में देखी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं किलॉइड ऑफ ऑरिकल, यानी ये किसी ट्रोमा या पियर्सिंग या किसी भी रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों में ज्वेलरी के बाद भी ना ये एक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है और किलॉइड सा बनता है। विद टाइम हम लोग इसको हॉट कंप्रेशन करते हैं, खत्म हो जाता है, नहीं होता तो निडल एस्पिरेशन, वो भी नहीं होता तो फिर एक्सीजन और रिमूवल कर लेते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। उसमें आता है पेरिकॉन्ड्राइटिस पिन्ना, जो कि हीमाटोमा की ही कॉम्प्लिकेशन है, ये भी मैंने बताई। और इसमें मसला ये है कि अगर एब्सेस और पस पड़ गई है तो ये नेक्रोसिस करेगा, आपको सर्जिकली इसको ड्रेन करना पड़ेगा। कम टाइम ये होता है कि ये जो पेरिकॉन्ड्राइटिस है ये रिलैप्स करता है, बार बार हो रहा होता है, और क्रॉनिक हो सकता है, क्रॉनिका हेलिकस भी हो सकता है, पेनफुल नोड्यूल्स बनती हैं। ट्यूमर्स का एक अलग पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। अब आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल के डिजीजेस पे। उस पे बेटे कंजेनिटल डिसऑर्डर, अब ये वही डिस्कस करेगा एट्रीजिया के बारे में। ट्रोमा, इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर एंड कुछ मिसलेनियस कंडीशन है। दिस इज योर कॉल ऑरल फेस्ट्यूला, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। देन ट्रोमा के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं इसमें लिखा हुआ। इन्फ्लेमेशन के अंदर ये बैक्टीरियल लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना पढ़ा दिया, डिफ्यूज पढ़ा दिया, मैलिग्नेंट पढ़ा दिया। फंगल के अंदर ओटोमाइकोसिस और हर्पेस में हमने कहा बस इसमें वेसिकल्स बनी हुई होती हैं। देन हेमरेजिका। तो ये देख लो, ये 6 के 6 या 5 के 5 जो भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ये टर्न बटन हमने सारे पढ़ लिए हैं। ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई, अगर आप लोग इसको रीड दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई होगी, आपको समझ नहीं आएगी। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो हमें से पूछ लो, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में बस यही है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। और मिसलेनियस में उसने कहा कि अगर वैक्स इंपैक्ट हुई होगी तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। एंड देन आपके पास आता है फॉरेन बॉडी रिमूवल, तो ये मैं आपको कल पढ़ा चुकी थी कि फॉरेन बॉडी हम माइक्रोफोर्सेप्स से, सिरिंजिंग से, सक्शन से, माइक्रोस्कोपी या पोस्टोरल अप्रोच करके रिमूव कर सकते हैं। एंड देन बेटे टेम्पनिक मेम्ब्रेन, सो हमने यहाँ से भी इसको कवर किया है। मैं नहीं कहती हूँ लोग बिल्कुल रीड ना करें, आप इसको रीड दे दें, जो समझ आती है, नहीं आती मेरे से पूछ लें, लेकिन जिस तरह मैंने आपको नोट्स वाइज पढ़ा दिया है आप उसको लिख लेते हैं तो दैट वुड बी बेस्ट। वो फाइनल में आपको ना रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। सो बस क्वेश्चन नहीं आपका तो मैं स्पेंड करूंगी यहाँ पे। और